हेलो बच्चों, कैसे हो? आज आपके लिए नया एक्सरसाइज लाया हूं मैं, एक्सरसाइज 4.6। और आप सब जानते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई के 12th क्लास के एग्जाम में हर साल आ रहा है। इस एक्सरसाइज की खासियत क्या है? इस एक्सरसाइज में आप इक्वेशन को सॉल्व करना सीखोगे कि इक्वेशन में जो एक्स वाई एंड जेड होता है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए। तो ये अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए 10th क्लास में, तो शायद आपको याद हो कुछ बच्चों को कि वहां पर आपने 3 मेथड सीखे थे, शायद सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें भी तो आप एक्स और वाई सॉल्व करते थे, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते हो। बट बेसिकली एग्जाम में 12th क्लास के स्टैंडर्ड में आप देखते हैं कि 3 इक्वेशन आते हैं जहां पे 3 वेरिएबल सॉल्व करना होता है, यानी एक्स वाई एंड जी। तो कुछ नया सीखोगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि स्टार्टिंग के 10 मिनट वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आपको पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अगर ये 10 मिनट अगर आपने बहुत फोकस से समझा मेरी बात को, तो एक एक क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज तो हो ही जाएंगे, बुक के बाहर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी आप कैपेबल होंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हेडिंग देखो क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। की लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? बेसिकली किसी भी लीनियर इक्वेशन को, या वो 2x2 हो या 3x3 हो, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं जो हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से 2 मेथड है? एक को बोलते हैं बाय इनवर्स मेथड, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी एक को हम इनवर्स तरीके से निकालते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वो इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस को फॉलो करता है सॉल्यूशन निकालने के लिए। बट कुछ बुक में आप देखोगे कि क्रैमर्स रूल, एक दूसरा मेथड होता है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, इस मेथड को भी फॉलो किया जा सकता है, इससे भी आंसर सेम आता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो बेसिकली बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस से, क्योंकि सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है उसमें अगर मैं देखूं तो अधिकतर सॉल्यूशन जो है वो इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के बेस पे आंसर दिया हुआ है। क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं कि आप क्रैमर्स रूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको लास्ट में कुछ अलग वीडियो बना दूंगा, क्रैमर्स रूल के लिए अलग वीडियो होगा। आज हम फोकस करेंगे केवल इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस पे। क्लियर हो गया? तो एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं 12th क्लास के स्टैंडर्ड में, पहला इनवर्स तरीके से और दूसरा क्रैमर्स के। तो आज हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस है। ठीक है बेटा? तो अब आपको बताता हूं 1 बाय 1 क्या स्टेप आपको ध्यान रखना है। अगर ये स्टेप आपने सीख लिया तो शुरू के 10 मिनट अगर आपने सारे रूल समझ लिए तो आप पूरा एक्सरसाइज अपने आप घर बैठे भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए बेटा, पहले मैं आपको सिखाता हूं 2x2 के लिए, फिर 2x2 हो जाएगा हमारा, फिर 3x3 के लिए चलेंगे। ठीक है? तो पहले 2x2 के लिए समझिए कि मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है बेटा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब पहला इक्वेशन है तो 1 1 1 होगा, ऐसे ही ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब सेकेंड इक्वेशन है तो 2 2 2 होगा। ये सब हम जानते हैं। ये मैं लेके चल रहा हूं 2 इक्वेशन के लिए। 2 इक्वेशन मतलब 2x2 के लिए। जब 2 इक्वेशन समझ में आ जाएगा तो फिर 3x3 के लिए चलेंगे, जो एग्जाम में 3x3 का आता है वो सीखेंगे। तो पहले 2x2 हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2x2 के लिए 2 इक्वेशन आपको गिवन होगा और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आप कहोगे सर 2 इक्वेशन तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जी हां, आप कर सकते हो, बट 12th क्लास के एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं है। आपको मैट्रिसेस मेथड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एग्जाम में लिखा होता है कि यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस या यूजिंग इन मैट्रिसेस मेथड। तो आपको मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। तो 10th वाला मेथड यहां पे अप्लाई नहीं करोगे आप इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? चलिए, अब आपके पास 2 इक्वेशन है। तो बच्चों इस इक्वेशन में सबसे पहले हमें एक ए मैट्रिक्स चाहिए होता है। ए मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स होता है ये वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है इसे हम ए मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं। इसमें आएगा आपका a1, ये आ जाएगा आपका a2, ये आ जाएगा आपका b1 और ये आ जाएगा आपका b2। तो इसे हम डिनोट करते हैं a मैट्रिसेस से। ठीक है? a मैट्रिसेस क्या होता है? जो x और y का जो वेरिएबल होगा उसे हम a मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक? एक होता है बेटा बी मैट्रिसेस। बी मैट्रिसेस क्या होता है? बी मैट्रिसेस होता है कांस्टेंट, जो हमें इक्वल टू में कांस्टेंट दिया होगा उसे हम बी मैट्रिसेस डिनोट करते हैं। तो ये होगा C1 और ये होगा C2, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर होता है तो ये आपका बी मैट्रिसेस हो गया। एक होता है एक्स मैट्रिसेस। आप कहोगे सर जी एक्स तो हमें फाइंड करना नहीं,
एक्स वेरिएबल नहीं बोला मैं, एक्स मैट्रिसेस बोल रहा हूं कि एक्स मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होता है जो हमें फाइंड करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। तो यहां पे एक्स मैट्रिसेस होगा, एक्स एंड वाई, जो हमें फाइंड करना है वो हमारा एक्स मैट्रिसेस होगा। क्लियर? दोबारा सुन लो, एक होता है बेटा ए मैट्रिसेस, ए मैट्रिसेस डिनोट करता है एक्स और वाई के वेरिएबल को। एक होता है बी मैट्रिसेस, बी मैट्रिसेस डिनोट करता है कांस्टेंट नंबर को। और एक्स मैट्रिसेस डिनोट करता है एक्स एंड वाई वेरिएबल को, जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो हमें फाइंड करना है। तो उसके बाद सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ए का निकालोगे। ए का डिटरमिनेंट आपने फाइंड कर लिया। डिटरमिनेंट सबको आता है 2/2 का। मैं स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले हमें 3 चीज चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, एक्स चाहिए। बेटे बिल्कुल स्टेप को समझ लो। पहले ए चाहिए, बी चाहिए, एक्स चाहिए, 3 चीज चाहिए। उसके बाद आप ए का डिटरमिनेंट फाइंड करोगे। तो मुझे लगता है डिटरमिनेंट हम सबको आता है, डिटरमिनेंट आप इजीली फाइंड कर लोगे। डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, उसके बाद आप एडजॉइंट फाइंड करोगे ए का। अब आप कहोगे सर जी कोफैक्टर भी तो फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे, मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था। मैंने आपसे कहा था अगर 2/2 है तो आप डायरेक्ट एडजॉइंट कर लोगे। हाँ, अगर 3/3 है तो पहले आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, देन एडजॉइंट फाइंड करोगे, क्योंकि 3/3 के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। बट 2/2 के लिए बात कर रहे हैं तो आप डिटरमिनेंट ए के बाद डायरेक्ट आप एडजॉइंट निकाल सकते हो, क्योंकि इसका शॉर्टकट आपको पता है। उसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला लगाओगे। तो क्या क्या स्टेप हुआ अब तक, ए मैट्रिसेस, बी मैट्रिसेस, एक्स मैट्रिसेस पहले पहचानना आ गया, ए का डिटरमिनेंट फाइंड किया, ए का एडजॉइंट फाइंड किया, ए का इनवर्स फाइंड कर लिया। ठीक है, 3 स्टेप क्लियर हो गया। ए इनवर्स तक आ गया। क्यों ए इनवर्स निकालना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी क्या बताया था कि हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं इक्वेशन को, वो मैट्रिसेस के लिए इनवर्स मेथड से, मैट्रिसेस के इनवर्स मेथड से हम सॉल्व करेंगे, इसलिए हम इनवर्स निकाल रहे हैं। इनवर्स आपको फाइंड करना ही पड़ेगा, तभी तो नाम पड़ा ना इनवर्स मेथड। तो इनवर्स आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो आपने इनवर्स फाइंड कर लिया। क्लियर है यहां तक स्टेप? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ठीक है, अब बसता लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में क्या होता है, x इक्वल टू ए इनवर्स b। इसका मतलब है हमें अगर x फाइंड करना है, x मतलब ये फाइंड करना है, x और y ये फाइंड करना है हमें, तो हमें a इनवर्स की मल्टीप्लाई b से करनी पड़ती है। अब ये कहां से है फॉर्मूला, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा एक फॉर्मूला, क्योंकि हर वीडियो आप देखते हो फॉर्मूला प्रूफ करके देता हूं। तो ये वीडियो के लास्ट में, वीडियो के एंड में, जो बच्चे ज्यादा क्यूरियोसी हैं, जो जानना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला कहां से बना, आप वीडियो को एंड में देखोगे कि मैं फॉर्मूला बताऊंगा ये फॉर्मूला बना कैसे। अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मैं स्टेप पे फोकस कर रहा हूं कि स्टेप क्या है। तो एक्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स बी, ए इनवर्स आपके सामने ये रहा, ए इनवर्स आप निकाल चुके हो, यहां रख लो, और बी आपके पास ये रहा। तो ए इनवर्स यहां से उठा लेंगे, ये वाला ए इनवर्स आ जाएगा, और बी आपका है ही, तो ए इनवर्स और बी की मल्टीप्लाई करते ही आपका एक्स आ जाएगा। एक्स का मतलब एक्स और वाई आपके सामने आ गया। तो आप ध्यान से देखो, किसी भी क्वेश्चन को इनवर्स मेथड से करने के लिए 5 स्टेप होते हैं, और यही 5 स्टेप अगर आपने ध्यान से सुना, तो मैं बार बार कह रहा हूं वीडियो के स्टार्टिंग जो रूल्स बताता हूं उस पर फोकस करो, तो आपको सारे क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ए पहचान लिया, बी पहचान लिया, एक्स पहचान लिया, देन उसके बाद ए का डिटरमिनेंट, ए का एडजॉइंट, ए का इनवर्स। क्लियर हो गया, लाइन से चल रहा है। उसके बाद ए इनवर्स की मल्टीप्लाई बी से करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और वही हमारा आंसर होगा। ये तो होगा 2/2 के लिए। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन 3/3 के लिए आ गया तो घबराना नहीं है, बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करेंगे। अब भी 3/3 के लिए भी यही स्टेप फॉलो होगा। तो 3/3 के लिए देखिए पहले इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। 3/3 के लिए यहां जाएगा प्लस का CZ इक्वल टू D, क्योंकि अगर 3 वेरिएबल है x y z, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में होगा। ऐसे सेकंड आप चेंज कर सकते हो, प्लस C2Z इक्वल टू D2, और थर्ड इक्वेशन होगा बेटा AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू D। ये सेकंड रूल आपको बता रहा हूं, रूल नंबर 2। वो पहला रूल था, ये रूल नंबर 2 है। अगर 3/3 के लिए आ गया तो रूल 2 फॉलो होगा। 3 इक्वेशन आपके सामने आ चुका है, ये आ गया C3। ठीक है बेटा, ये A3, ये B3, ये C3 और D3, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशन। तो ये रूल नंबर 3 कब फॉलो होगा, अगर 3/3 के लिए आ गया। रूल अलग है, इसका मतलब नहीं स्टेप अलग होगा, अब भी स्टेप यही रहेगा। तो केवल कुछ चीजें चेंजेस होंगी। क्या, देखो ध्यान से। अब आपका ए क्या हो जाएगा, ए मैंने आपसे क्या कहा था, ए होता है जो एक्स वाई जेड का या एक्स वाई का वेरिएबल होता है। तो अब जो ए होगा वो होगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, ये वाला, और C1, C2, C3। सर ये तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो सेम है। हाँ बिल्कुल सेम है, मैंने भी ये कहा था ना कि बिल्कुल स्टेप बिल्कुल सेम होते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। ए समझ में आ गया, जो एक्स वाई जी का जो वेरिएबल होगा वो आपका ए होगा। ऐसे मुझे कोई बच्चा बताओ दिमाग लगाकर कि बेटा बी क्या होगा, अगर बी की बात करें बी क्या होगा, यहां है C1, C2, अब क्या लिखूं,
शाबाश C3, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ने कहा सर जी आप C3 लिखो, तो C1 C2 एंड C3 ये B आ जाएगा। चलिए अब आप में से मुझे हर बच्चा बताएगा और मैं जानता हूं आप बता दोगे। x क्या होता है जो हमें फाइंड करना है, और फाइंड क्या करना है हमें, x y एंड z। तो यहां पे लिखूंगा x y z। तो आपने देखा कोई चेंज नहीं हुआ, केवल एक इक्वेशन बढ़ जाने से स्टेप थोड़ी चेंज हो जाएगा, स्टेप वही रहेगा a b और x। ये तीन चीज तब भी आप फाइंड करते थे, ये तीन चीज अब भी आप फाइंड करोगे। तो पहले ये तीन चीज आप अपने सामने लिख लोगे, a b x। क्लियर है? उसके बाद फिर से स्टेप वही, डिटरमिनेंट a फाइंड करोगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट a फाइंड कर लो। डिटरमिनेंट फाइंड कर लोगे, अगला स्टेप आपको कोफैक्टर, क्योंकि 3/3 के लिए तो कोई शॉर्टकट नहीं है, 3/3 के लिए तो कोई शॉर्टकट नहीं है ना, तो कोफैक्टर आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आप कोफैक्टर पहले फाइंड करोगे, डिटरमिनेंट के बाद कोफैक्टर फाइंड कर लेना, कोफैक्टर के बाद आप एडजॉइंट फाइंड कर लेना a का, एडजॉइंट के बाद आप इनवर्स फाइंड कर लेना, इनवर्स आपको फाइंड करना पड़ेगा। इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट a और एडजॉइंट a, और जैसे ही इनवर्स आ जाए तो देन आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना a इनवर्स b, a इनवर्स की b से मल्टीप्लाई। तो देखिए पूरा सब कुछ सेम है। तो 2/2 के लिए हो या 3/3 के लिए हो, क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मैंने आपसे मांगा था ना स्टार्टिंग के 10 मिनट, तो ये 10 मिनट जो है बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर ये रूल समझ लोगे कि क्या स्टेप है, क्या प्रोसीजर है, तो सब कुछ आपका कवर होता है। फिर आप बुक का क्वेश्चन हो, बाहर का क्वेश्चन हो, फर्क नहीं पड़ता। एक आध क्वेश्चन है जिसमें कुछ नई चीज आएगी, तो वो क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा, बट 2 रूल आपके लिए जरूरी है। लेकिन अभी रूल खत्म नहीं हुआ, वेट करो। क्या आपने सबने नोट कर लिया? ये सबने नोट कर लिया बेटा? मिटा दूं? अब आते हैं अपने रूल नंबर 3 पे, जो आपको जानना है, और ये स्पेशल नोट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो रूल नंबर 3, यहां से मैं मिटो नहीं रहा, यहां इसे मैं रब नहीं कर रहा, इसे कुछ काम है मुझे, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3, और ये स्पेशल नोट है, मैंने लिख भी दिया स्पेशल नोट। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या बातें मैं आपको बता रहा हूं, कुछ फोकस करना चीजों पर, अधूरा ज्ञान नहीं लेना। बच्चे क्या करते हैं, रूल 1 2 पढ़ लिया, बस चले गए जी, ओके हमें तो आ गया, हम कर लेंगे। भाई ठहर जा, रुक जा, रुको जरा, सब्र करो। तो कुछ नई चीजें आपको बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। क्या सुनना? सुनो मेरी बात। स्पेशल नोट क्या कहता है कि जब आप डिटरमिनेंट ए निकालोगे ना, किसी भी क्वेश्चन में डिटरमिनेंट ए अगर निकालोगे तो 2 केस होंगे। अगर वो 0 नहीं आया तो इसे बोलेंगे नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। अगर वो नॉन सिंगुलर है, यानी डिटरमिनेंट ए 0 नहीं आया, अगर वो नॉन सिंगुलर है, तो फिर तो टेंशन ही नहीं है। स्टेप बिल्कुल आंख बंद करके शुरू हो जाओ। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो ये स्टेप फॉलो होगा, बट अगर वो सिंगुलर है तो रुक जाओ, कुछ नया स्टेप है। अगर वो सिंगुलर है, अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ गया, इसे बोलते हैं सिंगुलर, तो आपको फिर मेरी बात समझनी पड़ेगी, तब आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। सुनिए मेरी बात। इन केस अगर वो सिंगुलर निकला, अगर वो ए डिटरमिनेंट 0 आ गया, सिंगुलर निकल गया, तो क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। नॉन सिंगुलर है तो कोई आगे कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे करते जाइए, वो कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट आपको पूरा आंसर देगा, आपको एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इजीली। आप एक्स वाई एंड जी फाइंड कर लेते हैं, और मैं अब तक एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, अब तक एग्जाम में यही आता रहा। इसलिए बच्चा अगर ये चीज बताऊंगा तो कई सोचते हैं यार ठीक है ना, यही आ रहा था हम यही कर लेंगे, आ रहा है ना, लेकिन समय का भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। कल को ये भी एग्जाम में आ गया, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, आप जाके चेक कर लेना, एक्सरसाइज 4.6 से जस्ट पहले ये चीज दिया हुआ है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, आप पढ़ लेना अच्छे से। तो स्टेप ध्यान से सुनो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इसका भी आएगा। तो अगर 0 आ गया तो क्या करें, तो ध्यान से सुनना। अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ गया बेटा, तो एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से होती है। ध्यान से सुनना, क्या बोला, एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई हम करेंगे बी से। अगर डिटरमिनेंट ए 0 आ गया तो एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई हम बी से करेंगे, एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे। और अगर वो भी 0 आ गया, मतलब एडजॉइंट ए अगर 0 आ गया, तो 2 केस बनते हैं। पहला केस क्या होता है कि हम एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से कर लेते हैं, एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करा और वो 0 आ गया, एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई किससे करी, बी से, और वो भी 0 आ गया, वो भी 0 आ गया, तो इसे बोलते हैं मेनी सोल्यूशन, यानी इसके कई सोल्यूशन हो सकते हैं। यहां लिखते हैं मेनी सोल्यूशन, और उस केस में हम z को k मानते हैं।
z को k मानते हैं। अब सॉल्व क्या करेंगे मेरे पे छोड़ दो, सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा, लेकिन रूल्स आपको याद रखना। देखो नॉन सिंगुलर में तो कोई रूल्स ही नहीं है, गो अहेड जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन सिंगुलर है, कंसिस्टेंट है, XYZ आप सॉल्व करते रहो, जैसे आपको स्टेप बताया था ना, 5-6 स्टेप जो बताए थे वो लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट अगर वो सिंगुलर है, अगर वो जीरो आ गया तो आप एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करोगे। अगर ये भी जीरो आ गया तो इसे बोलते हैं मेनी सोल्यूशन, और इस केस में हम z को k मानते हैं। और फिर कैसे सॉल्व होता है ये मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। बट अगर बच्चों एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करा और वो जीरो नहीं आया, अगर एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करा जीरो आ गया तो मेनी सोल्यूशन। अब एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करा और वो जीरो नहीं आया तो इसको बोलते हैं नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और इसे कई बार इनकंसिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, इसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इसका यह मतलब हुआ इस केस के अंदर सोल्यूशन नहीं आ सकता, यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। सो आपके पास एक नॉन सिंगुलर का केस होता है, एक सिंगुलर का केस होता है। यही है हमारा स्पेशल नोट जो हमें ध्यान रखना है अपने दिमाग के अंदर। अगर नॉन सिंगुलर है तो मैं कहता हूं कोई परेशानी, आप सॉल्व कर दो। बट अगर सिंगुलर है तो फिर दो केस बनते हैं। पहला केस क्या कहता है कि एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करो, अगर जीरो आ गया तो मेनी सोल्यूशन, z को k मानो, आगे सॉल्व करो। बट अगर एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करा और वो जीरो नहीं आया, कुछ और नंबर आ गया, तो नो सोल्यूशन, फिर आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो इकलौता यही वाला केस होता है जिसमें हम आंसर नहीं फाइंड कर सकते। बाकी इस केस में तो आंसर फाइंड होता ही होता है, इस केस में भी आंसर फाइंड किया जा सकता है, केवल इस वाले पार्ट में सोल्यूशन नहीं होता। तो ये 3 नोट है। अगर ये 3 नोट आप बहुत अच्छे से लिख लेते हो और समझ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप NCERT लेवल पर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप ना कर पाओ। तो पहले 3 नोट करो, देन आप एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट डाउन करो पहले से। चलिए कॉन्सेप्ट सीख लिया अब आपने। अब आपका एक्सरसाइज क्या कहता है, स्टार्टिंग में कहता है कि 1 से लेकर 6 तक 1 to 6 क्वेश्चन, इसमें हमें ये डिसाइड करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सॉल्व नहीं करना, स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन जो है बेटा उसमें केवल हमें डिसाइड करना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए एक बार स्टेप जल्दी से आपको रिवाइंड कर देता हूं। पहले आप डिटरमिनेंट ए फाइंड करो। अगर डिटरमिनेंट ए नॉन सिंगुलर आता है, केस नंबर 1, देखो रूल नंबर 3 याद रखो। अगर डिटरमिनेंट ए जीरो नहीं आता तो फिर तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जितने भी होंगे कंसिस्टेंट ही होंगे। अगर नॉन सिंगुलर आता है तो कंसिस्टेंट टैग लिख दोगे। बट अगर बेटा डिटरमिनेंट ए जीरो आता है तो आपको 2 केस याद रखना पड़ेगा। पहला, एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे, अगर वो जीरो आ जाता है तो उसका मतलब है कि उसके मेनी सोल्यूशन होंगे। और अगर एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई हम बी से करते हो जीरो नहीं आता है तो उसे हम लिखेंगे नो सोल्यूशन। इस केस को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इसे बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, ये वाला यूनिक सोल्यूशन, और इसे बोलते हैं मेनी सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए डिसाइड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसमें कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बोर्ड के अंदर, ये भी आपको सिखाता हूं। ये आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, आपको डिसाइड करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप लिखोगे वी हैव। हमारे पास एक फॉर्मूला है ax इक्वल टू बी, आपको फॉर्मूला बताया था ना, x का फॉर्मूला क्या बताया था, a इनवर्स b। क्यों? क्योंकि a अपॉन में आ जाएगा भाई, x इक्वल टू b अपॉन में a, तो अपॉन में a है ना, तो इसे मैं लिख सकता हूं ना a इनवर्स b। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला ये होता है। तो मैंने आपको इसका प्रूफ आपको बताया था, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हम प्रूफ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ax इक्वल टू बी ये फॉर्मूला है। इसमें a क्या होता है ये आपको बताया था, a होता है इनके वेरिएबल, तो 1 2 2 3 ये आपका a आ गया। b क्या होता है, b होता है सर जी कांस्टेंट, यानी 2 और 3 होगा। और x क्या होता है सर जी, x आपको क्या बताया था, x आपके पास होता है x और y जो आपको फाइंड करना है। क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को। भाई a आ गया, b आ गया, x आ गया, आपके पास तीनों चीज है। नाउ सबसे पहले आप डिटरमिनेंट a निकालो। डिटरमिनेंट a आप सबको निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 3 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 4, क्या आया -1, नॉट इक्वल टू 0। -1 आया, 0 तो नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0। जो नॉट इक्वल टू 0 होते हैं वो क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। आपको अभी बताया था नॉन सिंगुलर होते हैं, और जो नॉन सिंगुलर होते हैं बेटा उसमें हम लिखते हैं कंसिस्टेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट। पहला आंसर आपका कंसिस्टेंट आ गया। क्लियर हो गया। अगर नॉन सिंगुलर आता है तो सोचने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट कंसिस्टेंट लिख दो। आप यहां लिख दोगे नॉन सिंगुलर, क्योंकि नॉन सिंगुलर है और जितने भी नॉन सिंगुलर होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, तो आप डायरेक्ट कंसिस्टेंट आंसर लिख सकते हो। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, समझ में आ गया क्या करा, ए है, बी है, एक्स है, आपने डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब ये नॉन सिंगुलर है तो डायरेक्ट कंसिस्टेंट। जब सिंगुलर आए ना, यहां पर अगर सिंगुलर आए, जीरो आए,
तो हमें सोचने की आवश्यकता है। नॉट इक्वल टू 0 तो फिर सोचने की आवश्यकता नहीं, आप दैट कंसिस्टेंट लिख सकते हो। सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट मिटा दो बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपके पास दो इक्वेशन है, फिर 2/2 के लिए तो कोई झंझट ही नहीं है आपके पास। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, वी हैव, क्या फॉर्मूला था आपके पास, ax इक्वल टू बी, ये फॉर्मूला होता है इसके अकॉर्डिंग। ए क्या है आपके पास, ए आप कंपेयर करो 2 और ये आ गया 1, वेरिएबल लिखना आपको -1 और ये 1, ठीक है बेटा, ए समझ में आ गया। इनके वेरिएबल एक होता है बेटा एक्स, एक्स क्या होता है जो हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना, ए हो गया। एक्स क्या होता है जो आपको रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्स और वाई। और बी क्या है, बी आपके पास है 5 और 4, क्लियर हो गया। अब हमें कंसिस्टेंट डिसाइड करना है, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अभी एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा मुझसे कि सर अगर हमें डिटरमिनेंट ही निकालना है तो हम ये क्यों लिख रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है, फॉर्मूला कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट डिसाइड करने के लिए पहले फॉर्मूला यूज होता है, तो इस फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा भाई, इसमें रिप्रेजेंट करने पड़ेगा। हालांकि आप केवल यूज इसी का कर रहे हो, भले ही आप इसका यूज कर रहे हो, लेकिन ये सब शो करना पड़ेगा। क्यों, अगर 0 आ गया तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, अगर ये 0 आ गया तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, इसलिए लिख के दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो पहले आप लिख लेना, फिर आगे सॉल्व करना। डिटरमिनेंट फाइंड करो, मल्टीप्लाई करो बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 1 हो गया 3, नॉट इक्वल टू 0। और जो नॉट इक्वल टू 0 होते हैं उसे मैं आपको कई बार बता चुका बेटा, ये नॉन सिंगुलर होते हैं, और नॉन सिंगुलर जो होते हैं उसका आंसर होता है कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर, बच्चा इतने बड़े लेवल पे आ चुके हो, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। डिटरमिनेंट ए 0 नहीं आया, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर कंसिस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि उसका ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। अगर रीजन पूछे कि कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए कंसिस्टेंट। रीजन अगर पूछे तो लिखा जा सकता है, बट यहां पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात हो रही है। चलिए अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं बेटा, ये भी 2/2 का है, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। x + 3y = 5, यह है फर्स्ट इक्वेशन, और 2x + 6y = 8, यह है सेकंड इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, वी हैव, क्या फॉर्मूला बताया था बेटा, ax = b। तो a क्या है, a होता है x और y का वेरिएबल, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 6। नाउ x क्या था जो हमें फाइंड करना है, x और y। और b क्या होता है जो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट क्या आपके पास 5 और 8। थोड़ा स्पीडली लिखा करो, क्यों, टाइम बचाना है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, समय, मैथ में यही सबसे बड़ी समस्या है, आता हुआ पेपर छूट जाता है। टाइम बचा सको तो जरूर बचाओ जहां पे, तो थोड़ा स्पीडली लिखा करो, राइटिंग इतनी आवश्यकता नहीं है मैथ में। तो ए आ गया, एक्स आ गया, बी आ गया। सबसे पहले आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, क्योंकि बिना डिटरमिनेंट फाइंड कर हम डिसाइड नहीं कर सकते कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करो तो 6 आ गया, माइनस इनकी मल्टीप्लाई करो, अगेन 6 आ गया, और 0। यस, यही तो चाहिए था आपको समझाने के लिए। आ गया, सिंगुलर आ गया, सिंगुलर आ गया ना। अब आपको यहां पे सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं बेटा, सिंगुलर। और जो सिंगुलर होते हैं, जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है वो सिंगुलर होता है, और जो सिंगुलर होता है ये आपके सारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा था, अब आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और उसकी b से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां के बाद सिंगुलर आ गया, अब इसके बाद डिसाइड होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले निकालते हैं एडजॉइंट a, और एडजॉइंट a का शॉर्टकट आपको बताया था 2/2 के लिए शॉर्टकट आपको याद है। इन दोनों की प्लेसिंग चेंज कर दो, 6 और 1, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -3 और -2। क्लियर, डायरेक्ट आपने एडजॉइंट निकाल लिया, क्योंकि 2/2 के लिए आपके पास शॉर्टकट है। इनकी प्लेसिंग चेंज, इनके साइन चेंज, जहां टाइम बचे जरूर बचाओ। एडजॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई आप करोगे बी से, तो एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे। एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, ये है 6 -3 -2 और 1, ये आ गया एडजॉइंट ए। इसकी मल्टीप्लाई बी से करनी है, तो बी क्या है बेटा, बी है आपके पास 5 और 8। मल्टीप्लाई आती है 2/2 की, रो एंड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट की फर्स्ट से करो तो 30 आ गया, सेकंड की सेकंड से करोगे तो -24 आएगा। क्लियर है, फर्स्ट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से। पहले रो खत्म, अब सेकंड रो पे फोकस करो। फर्स्ट की फर्स्ट से करोगे -10 आएगा, सेकंड की सेकंड से करोगे +8 आएगा। 30 में से 24 घटाओ 6 आ गया, और -10 और 8 -2। अब देखो नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं आया ना। जब एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करी तो 0 तो नहीं आया ना,
जीरो नहीं आया, यही तो बता रहा हूं। अगर एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करेंगे, अगर जीरो नहीं आया तो आप रूल नंबर 3 जाके चेक करो। अगर ऐसा केस है तो हमने लिखा था नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब क्या? ये इनकंसिस्टेंट है, तो इसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपको करना है। हां, अगर ये जीरो आ जाता, अगर ये जीरो आ जाता तो हम लिखते हैं मेनी सोल्यूशन, और बैक में लिख सकते थे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। इसे कई बार डिपेंडेंट कंसिस्टेंट लिखते हैं, हालांकि आप कंसिस्टेंट भी लिख दोगे तो आंसर मिल जाएगा, बट एक्चुअल वर्ड जो है, रियल शब्द जो है वो है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो आप पहले मेनी सोल्यूशन लिख के डिपेंडेंट कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया केस आपका। कब? जब आपका सिंगुलर आ जाए तो एडजॉइंट निकालना पड़ता है, एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करनी पड़ती है। अगर वो जीरो आ जाए तो मेनी सोल्यूशन, जीरो नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट। इसके लिए आपको रूल नंबर 3 बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो रूल नंबर 3 मैंने आपको इस एग्जांपल में अप्लाई करके दिखाया। क्लियर हो गया? बिल्कुल यहां तक स्टेप सेम थे, उसके बाद हमें करना पड़ा क्योंकि ये सिंगुलर आया। अब आते हैं एग्जांपल 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4/3/3 का है, तो और अच्छे से आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। वैसे मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में अगर आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखा हो तो आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इन सब क्वेश्चनों को देखने की, रूल से ही सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो बेटा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे? x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, और ax + ay + 2az = 4। ठीक है बेटा, आपके पास 3 इक्वेशन है और आप अब सब मेरी हेल्प करोगे, आप सब मुझे बताओगे कि किस प्रकार से करना है। ये क्वेश्चन आप सिखाओगे मुझे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। वी हैव द 3 इक्वेशन। नाउ सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? वी हैव, और वी हैव फॉर्मूला क्या था बेटा? ax = b। बार बार क्या स्टेप याद रख लो, ax = b पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप ए क्या होता है? ए होता है एक्स वाई जी के वेरिएबल। तो वेरिएबल ढूंढो, हर क्वेश्चन आपने यही करा, 1 2 a, 1 3 और a, 1 2 और 2a। क्लियर हो गया? एक्स वाई जी के जो वेरिएबल हो गया वो a आ गया आपका। अब आपके पास x चाहिए, x होता है जो हमें फाइंड करना है, और यहां कैपिटल X लिखना। कई बच्चे क्या कहते हैं स्मॉल x, नहीं, स्मॉल x तो वेरिएबल हो गया ना जो आपको फाइंड करना है, कैपिटल X लिखना है। यहां x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कैपिटल X आएगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है इसमें? x, y एंड z, 3 वेरिएबल है, तो यहां पर आ जाएगा आपका x, y और z, और b है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या आपके पास? 1 2 एंड 4। कोई डॉट नहीं यहां तक। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर ये नॉन सिंगुलर हो गया तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, कंसिस्टेंट लिख दो, डायरेक्ट आगे बढ़ जाओ। बट अगर जीरो आ गया तो फिर सोचना पड़ेगा रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। आप सब भी बताइए डिटरमिनेंट। मैं पहले रॉ को एक्सपेंड कर रहा हूं क्योंकि आसान है, 1 1 1 लिखा हुआ है, तो 1 को एक्सपेंड कर रहा हूं बेटा। डिटरमिनेंट हम सबको आता है शॉर्टकट, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। कॉलम चला गया, रॉ चला गया, मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 6a माइनस का 2a। बीच वाले का साइन चेंज होता है क्योंकि ऑड प्लेसिंग है। कॉलम चला गया, रॉ चला गया, ये करोगे 4a माइनस का 2a और +1, लास्ट 1 को कॉलम एंड रॉ हटा दो, 2a और माइनस का 3a। चलिए इसको सॉल्व करते जाते हैं। 6a में से 2a गया, आपका 4a बचेगा, माइनस की जगह आप माइनस लिखोगे। 4a में से 2a गया, आपका 2a बचेगा, और 2a में से 3a घटाओगे तो माइनस का a बचेगा। बेटा 4a में से 2a घटाओ, 2a बचेगा, 2a में से a घटाओगे तो 3a बचेगा केवल। ठीक है ना, 4 में से 3a माइनस कर दिया तो a बचा। अब a आया, a क्या है? कांस्टेंट है, जीरो तो नहीं आया ना भैया भाई साहब, हेलो, जीरो तो नहीं आया ना बेटा, जीरो नहीं आया। अब जीरो नहीं आया तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर। और जो नॉन सिंगुलर होते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, वो कंसिस्टेंट होते हैं। और अगर कोई रीजन पूछ ले कि वाई, कि नॉन सिंगुलर कंसिस्टेंट क्यों होते हैं, तो बताया कई बार बोलूंगा कि ए इनवर्स इसका फाइंड किया जा सकता है। जो नॉन सिंगुलर होता है उसका ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या लगाते हो? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। अब ये जीरो नहीं है तभी तो ये फाइंड हो सकता है। अब ये जीरो आ गया तो भैया नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा। अगर ये जीरो आ गया तो नॉट डिफाइंड हो गया ना, तो ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो जिसका नॉन सिंगुलर आएगा वो कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि उसका ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। घबराना नहीं है, चाहे 2/2 का हो या 3/3 को, क्वेश्चन पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। चलिए जल्दी से नोट कर लो बेटा। अब मैं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। मिटा दो, सबने नोट कर लिया बेटा? ठीक है, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे, और आप खुद करना।
हो सकता है कि मुझसे पहले कर लो आप, क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2y माइनस z इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। आपने देखा मैंने क्या गेम खेला? अगर आपके पास बुक है तो आप ध्यान से देखो क्या गेम खेला। बुक ने भी हमारे साथ खेला, हम भी खेल रहे ना, एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं। अब क्या गेम खेला उसने? फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जी तीनों दे दिया, सेकेंड इक्वेशन में क्या करा? एक्स गैप कर दिया। अब यही गलती होती है बच्चे, बच्चा क्या भाई, इतना प्रेशर है एग्जाम का, आपकी गलती नहीं है, ये एग्जामिनेशन फोबिया है, गलती होती है उसमें। क्या गलती हो गई कि इसमें देखो एक्स गैप है और हमने क्या गलती से लिख दिया, यहां एक्स समझ लिया और वैल्यू लिख दी। तो y के नीचे y लिखो, x नहीं है तो खाली छोड़ दो, और ज्यादा अच्छे हो तो एक काम करो ना 0x लिख दो, और अच्छा, कभी गलती नहीं होगी। जो गैप है उसके लिए 0 लगा दो, गलती होने के चांस 0/0, बिल्कुल नॉट डिफाइंड, पॉसिबल ही नहीं है, कभी गलती करोगे ही नहीं। कब? जो चीज नहीं है उसे, अब देखो यहां पे जी नहीं है तो मैंने 0 लगा दी। हालांकि नहीं लगाओगे तो कोई इशू नहीं है, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस मैथ अच्छी है तो ये भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने क्यों लगाया? ताकि मुझसे गलती ना हो, आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब नॉर्मल देखो, नॉर्मल फॉर्म में आ गया, जो नहीं था 0 लगा दिया, नॉर्मल फॉर्म में आ गया। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? वी हैव, क्या था बेटा आपके पास? ax इक्वल टू बी। अब a ढूंढो, a क्या होता है? जो वेरिएबल होता है, ये रहा वेरिएबल। 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0, ये आ गया a। ये पूरा देखो ना, 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 और 0। चलिए जी, x क्या है जो हमें फाइंड करना है? x y और z। और b क्या है बेटा? b है आपके पास कांस्टेंट, यानी 2 -1 और 3। क्लियर? यहां तक सारे डॉट्स क्लियर है बेटा? जल्दी से नोट करो, आप कोशिश करो कि आप खुद कर सको, आप कोशिश करो खुद कर सको। मैं करा रहा हूं, मैं भी कराऊंगा, लेकिन आप कोशिश करो खुद भी कर सको। चलिए, अब सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट a फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा सिंगुलर नॉन सिंगुलर। तो मैं क्या कर रहा हूं? इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, या आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर दो, सबसे अच्छा। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, देखो ना आसान है, एक 0 है तो 2 को एक्सपेंड करना पड़ेगा। भाई डिटरमिनेंट इतनी ज्यादा पढ़ी है, क्यों पढ़ी है? इसको एक्सपेंड करो ना, टाइम कम बचेगा, जहां टाइम बचे बचाओ। इसको एक्सपेंड करोगे आंसर आ जाएगा, मैं भी जानता हूं आप भी जानते हो, लेकिन ये एक्सपेंड करने से हमारा टाइम बच जाएगा। तो मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं 3 को, ये कॉलम गया, रो गया, ये हो गया 0 -5 बन जा 5, ये तो 0 हो गया, छोड़ो, तो प्लस का 3 बचेगा, ये कॉलम और रो, ये आ गया 0, सॉरी ये रो गया एंड ये कॉलम गया ना, -1 की -1 से करो तो 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4। आगे बढ़ता है बेटा, 3 की -5 से करोगे -15 हो जाएगा, प्लस 4 और 1 5 5 3 जा 15। लो जी, गेम खेल गया आपके साथ, आ गया 0 15 15 हो गया, 0 खत्म, 0 आ गया। तो जो 0 होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सिंगुलर। और सिंगुलर आते ही आपके दिमाग की बत्ती एकदम जल जानी चाहिए। वो बोलता है ना मोटू पतलू में आइडिया, तो वो वाला आइडिया सिंगुलर आ गया भाई। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या कि अब आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा और उसकी मल्टीप्लाई बी से करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए हमें निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ए के लिए पहले कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 सबके कोफैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है बेटा। इनकी आवश्यकता नहीं है, हटा दो, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। चलिए कोफैक्टर फाइंड करते हैं बेटा। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। कोफैक्टर आपने पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी, तो कोफैक्टर आप खुद भी फाइंड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चला गया, ये चला गया। अच्छा साइन चेंज कर दूं, एक इसके साइन चेंज होंगे, एक इसके साइन चेंज होंगे। पहले लगा दो, गलती होने के चांस बिल्कुल 0% हो जाए। पहले ये सब बातें लगा दो, 4 जगह साइन चेंज होंगे, पहले लिख दो माइनस। 1 2 3 4, मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूं, पहले इन 4 जगह माइनस लगा दो, गलती होगी नहीं, सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉलम रॉ चला गया, 2 की 0 से करोगे 0 और माइनस का 5, तो माइनस का 5 आ जाएगा। कॉलम हटा दो, रो हटा दो, 0 कॉलम चला गया, रो चला गया। 0 की 0 से करोगे 0 और ये आ जाएगा प्लस का 3, तो बाहर माइनस है तो ये आएगा माइनस का 3। कॉलम रो हटा दो, ये 0 हो गया तो माइनस का 6 हो गया। कॉलम एंड रो, ये कॉलम और ये रो, ये हो गया 0 और माइनस का 10, तो माइनस का 10 तो प्लस का 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
3 की 0 से 0, ये आ जाएगा माइनस का 6, रो एंड कॉलम -15, ये आ गया आपका -15 और प्लस का 3, तो माइनस का 12 बचेगा, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। रो हटाओ, कॉलम हटाओ, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये प्लस हो जाएगा 4, तो 5 आ गया आपके पास। चलो कॉलम हटा दो, रो हटा दो, 3 की -1 से करो तो -3, भाई ये कॉलम हटाओगे ना और ये रो हटाओगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -0, तो इक्वल टू में 3 बचेगा आपके पास। लास्ट ये रो एंड कॉलम हटा दो, 3 2 जा 6 माइनस, ये आ जाएगा 0, तो 6 होगा। तो ये आपके क्या आ गया बेटा, कोफैक्टर। सबके कोफैक्टर फाइंड कर लिए। अब कोफैक्टर फाइंड करने के बाद हमें एडजॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, ये हटा देता हूं, अब इनकी आवश्यकता नहीं है। तो कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट सबको याद है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ये जो कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो जल्दी से इसका ट्रांसपोज कर दो, -5, ये आ गया -3 -6, ये था ना रो, इसको हमने कॉलम के फॉर्म में लिखा, रो को कॉलम के फॉर्म में लिख दो। हमने पढ़ा था ना एडजॉइंट की डेफिनेशन, जो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर के ट्रांसपोज करने पड़ते हैं। तो कोफैक्टर आ गया, रो को कॉलम के फॉर्म में लिख दो आसान से, तो 10 -6 और 12, लास्ट आपका 5 3 और 6। ठीक है बेटा, एडजॉइंट ए आ चुका है और बी आपके पास है। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, पता लगेगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो चलिए अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी कर लेते हैं, करके देख लेते हैं। तो एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से हो रही है अब, तो -5 -3 -6 10 -6 और ये 12 5 3 6, इसकी मल्टीप्लाई बी से करेंगे 2 -1 और 3। चलिए बेटा इसको हटा देता हूं, अब आवश्यकता नहीं है। रॉ की मल्टीप्लाई हम सब जानते हैं कॉलम में होगी, रॉ एंड कॉलम आपको लेके चलना है। फर्स्ट की फर्स्ट से करो -10 आ गया, सेकंड की सेकंड से करो -10 अगेन आ गया, और थर्ड की थर्ड से करो प्लस का 15 आ गया। ठीक है बेटा, फर्स्ट की फर्स्ट से कर दिया, सेकंड की सेकंड से कर दिया, थर्ड की थर्ड से कर दिया। सेकंड रॉ पे फोकस करो, फर्स्ट की फर्स्ट से -6, सेकंड की सेकंड से +6 और थर्ड की थर्ड से प्लस का 9। थर्ड रॉ पे फोकस करो, फर्स्ट की फर्स्ट से -12, सेकंड की सेकंड से -12 और थर्ड की थर्ड से प्लस का 18। तो इक्वल टू में देखो, माइनस का 20 है अब प्लस का 15 है, तो माइनस का 5 बचेगा। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 9 आ गया, -12 और -12 -24 और 18 हटा दो तो माइनस का 6 बचेगा। देखिए अब ये 0 तो नहीं आया ना भैया, ये 0 तो नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0। और जब एडजॉइंट, रूल नंबर 3 जाके चेक करो, अभी कॉपी में लिखी थी ना आपने रूल नंबर 3, मैंने क्या लिखवाया था कि एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से करने पर अगर 0 नहीं आए तो ये केस होता है किसका, इनकंसिस्टेंट का। तो यहां लिखोगे इनकंसिस्टेंट, ये आपका जो होगा ये आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो मेन ये सब चीजें मैं जानता हूं आप सबको आता है। मेन शुरू का वीडियो था 10 मिनट जो आपने स्टार्टिंग में देखा था ना, रूल्स क्या समझाया था। अगर आपने रूल समझ लिए थे, क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो भाई। एडजॉइंट सबको आता निकालना, एडजॉइंट आने के बाद एडजॉइंट की बी से मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट भी हम सबको आती है, तो एडजॉइंट ए की बी की प्रोडक्ट कर दी, दोनों का देखा 0 नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट, 0 आ जाता तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, मैनी सोल्यूशन का केस बनता है। ठीक है, तो इस वाले केस के अकॉर्डिंग ये वाला केस जो होता है वो इनकंसिस्टेंट का होता है। क्लियर। अब आते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे, जो लास्ट है जो हमें बताना है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, उसके बाद सॉल्यूशन आएगा जो एग्जाम के पर्पस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आते नहीं है बस, लेकिन हमें पता होना चाहिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मिटा दो, सबने कर लिया बेटा। चलिए अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 3 इक्वेशन फिर से आपको दिया हुआ है, 5x - y + 4z = 5, 2x + 3y + 5z = 2 और 5x - 2y + 6z = -1। ठीक है, अब तो स्टेप सबको याद हो गए तो जल्दी भी कर सकते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। सबसे पहले क्या लिखते थे बेटा, वी हैव, और वी हैव क्या था, ax = b, और a क्या है, a होता है ये कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ है। तो 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6 x होता है बेटा जो फाइंड करना है, यानी x y and z, और b होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आपका 5 2 और -1। क्लियर हो गया। ये कांस्टेंट होता है ना, -5 2 और -1, ये आपका b हो। ठीक है,
तो हमें डिसाइड करना है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो हर क्वेश्चन की तरह पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, डिटरमिनेंट फाइंड चेक करो कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो चलिए डिटरमिनेंट ये फाइंड करते हैं, पहले को एक्सपेंड कर देता हूं, कोई जीरो तो है नहीं, तो 5 कॉलम एंड रो हटा दो, 18 माइनस ये प्लस का 10, माइनस है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा, बीच वाले का साइन चेंज होता है तो प्लस का 1, बीच वाले का साइन चेंज होता है तो प्लस 1, कॉलम हट गया, रो हट गया, मल्टीप्लाई करोगे 12 माइनस का 25 प्लस का 4, ये एक्सपेंड हो गया, 4 को एक्सपेंड कर लो, कॉलम रो हटा दो, तो माइनस का 4 और माइनस का 15। चलिए जी अब एक्सपेंड करते हैं, तो बेटा 5 ऐसे ही रहेगा, 5 की जगह 5, 18 और 10 ऐड कर लो 28 हो जाएगा, प्लस 1 तो लिखने का फायदा नहीं, 12 में से 25 माइनस कर दो तो माइनस का 13 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 13 हो गया, प्लस का 4 बचा, और इन दोनों को ऐड करो तो माइनस 19 हो गया, माइनस का 19 क्योंकि दोनों माइनस के 19, मल्टीप्लाई करो बेटा, 0 4 140 आ गया, 140 आ गया, माइनस 13 आ गया, और 19 की 4 से करो तो 76 हो गया, ठीक है। अब चेक कर लो कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा, 140 तो प्लस का है, माइनस ये आपका 9 आ गया, और ये आ गया 86 और 9 आ गया, और 7 और 1 8, ठीक है बेटा 89, माइनस कर लो इनको, 10 में से 9 गया 1 बचा, 13 में से 8 घटाओगे तो 5 बचा, 51 बचेगा, तो 0 तो नहीं आया ना, 0 तो नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो नॉट इक्वल टू 0, ऐसे क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर, और जो नॉन सिंगुलर होते हैं बेटा वो कौन होते हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं। क्यों कंसिस्टेंट होते हैं, क्योंकि उसका ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो ये स्टार्टिंग के जो 6 क्वेश्चन थे वो आपके लिए सिर्फ ये डिसाइड करना था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब जो आगे क्वेश्चन है वो डिसाइड करेगा आपका सोल्यूशन, और एग्जाम में सोल्यूशन आता है, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट नहीं आता। तो जल्दी नोट करो, फिर हम सोल्यूशन करेंगे इक्वेशन का, ठीक है बेटा, जल्दी नोट करो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक जितने भी क्वेश्चन है बेटा उसमें हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब तक आप क्या करते थे, अब तक आपने केवल कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट डिसाइड किया था, बट आपको अब इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए स्टेप मैंने आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 सिखाया था, एक बार कॉपी को देखिए ध्यान से, आपको रूल 1 एंड 2 को अच्छे से स्टेप पढ़ लीजिए। अगर आप स्टेप जानते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले क्या लिखते थे बेटा, वी हैव, और क्या लिखते थे, ax इक्वल टू बी। ये रिलेशन मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि लिखना पड़ेगा आपको, ax इक्वल टू बी, ये इनका रिलेशन होता है। तो a, यहां पे a क्या होता है, तो a होता है जो x और y के वेरिएबल होते हैं। तो 5 और 7 आ गया, 2 और 3 आ गया। x क्या होता है जो हमें फाइंड करना है, तो फाइंड क्या करना है हमें, एक x और एक y, 2 वेरिएबल है, तो x और y। पहले 2/2 के लिए है तो 2 वेरिएबल है, धीरे धीरे हम हार्ड होते जाएंगे, 3/3 पे पहुंच जाएंगे। और एक आपको b की रिक्वायरमेंट है, b आप जानते हो कि RHS में होती है, और वो है आपके पास 4 और 5। अब आपके पास तीनों चीज है, a है, x है और b है। तो शायद आपको स्टेप याद होगा, इस स्टेप के अकॉर्डिंग सबसे पहले बेटा हम डिटरमिनेंट निकालते थे। डिटरमिनेंट हम सबको निकालना था, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप 14 आ जाएगा, इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0। 0 तो नहीं आया ना, और जो 0 नहीं आता उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर। और आप जानते हो कि जो नॉन सिंगुलर होता है उसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। नॉन सिंगुलर, कि जो नॉन सिंगुलर होगा उसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा, इनवर्स से पहले हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट तो डायरेक्ट निकाल सकता हूं, 2/2 के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। एडजॉइंट निकालना हूं मैं a का, 2/2 के लिए मैंने आपको शॉर्टकट समझाया था कि अगर 2/2 हो तो आप डायरेक्ट उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हो। तो बताया था इन दोनों की प्लेसिंग चेंज कर दो, 3 और 5, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -2 और -7। और ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि 2/2 का एडजॉइंट आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। इनकी प्लेसिंग चेंज कर दो, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, एक्सचेंज हो गया प्लेसिंग, और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। एडजॉइंट आपने डायरेक्ट फाइंड कर लिया। अब आपको a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट a, और एडजॉइंट a आप सब जानते हो फॉर्मूला कि a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट a, एडजॉइंट a आपके पास सारी वैल्यू है। तो 1 डिटरमिनेंट a, डिटरमिनेंट a आपका आया था 1, तो 1/1 लिख के कोई फायदा नहीं है, तो लिखो मत, जबरदस्ती कोशिश मत करो टाइम फोड़ने की। अब 1/1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, बचा कौन, एडजॉइंट a, एडजॉइंट a बचा। तो एडजॉइंट a क्या है, 3 -2
-7 और 5, ये आपके पास आ चुका है ए इनवर्स। आपने ए इनवर्स को फाइंड कर लिया, ये आपके पास ए इनवर्स आ चुका है। ठीक है बेटा, अब ए इनवर्स फाइंड करने के बाद अगला स्टेप क्या बताया था कि जब आपके पास ए इनवर्स आ जाए तो आप एक्स का फॉर्मूला लगाओगे कि ए इनवर्स बी होता है। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स बी। एक्स का फॉर्मूला ए इनवर्स बी, जो आपको स्टार्टिंग में रूल समझाए थे उसके अकॉर्डिंग। एक्स है यहां पर एक्स और वाई जो हमें फाइंड करना है। एक्स कैपिटल एक्स है, ये ध्यान को बार बार बता दो, कैपिटल एक्स है। एक्स एक मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, ये वाला एक्स जो है वो एक मैट्रिक्स को डिनोट करता है, तो कैपिटल एक्स लिखना। जबकि ये एक्स और वाई जो है स्मॉल एक्स है, जो हमें फाइंड करना है, वेरिएबल जो हमें फाइंड करना है। तो ए इनवर्स क्या आया था? ए इनवर्स आपका आया था 3 माइनस का 7 और आया था -2 और 5, और इसकी मल्टीप्लाई, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई हम करेंगे बी से। बी क्या था आपके पास? 4 और 5, तो 4 और 5। अब आप सब जानते हो प्रोडक्ट कैसे होता है कि रॉ की मल्टीप्लाई हम कॉलम से करते हैं। फर्स्ट की फर्स्ट से करोगे तो 12 आएगा, सेकंड की सेकंड से करोगे -10 आएगा। सेकंड रॉ पे फोकस करो, फर्स्ट की फर्स्ट से करोगे -28 आ जाएगा, सेकंड की सेकंड से करोगे +25 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं आगे सॉल्व। इक्वल टू, अब 12 में से 10 घटाओगे 2 बचेगा, और -28 और प्लस का 25 माइनस का 3 बचेगा। तो अगर दोनों साइड कंपेयर करो, दोनों साइड कंपेयर करके देखो क्या दिखाई दे रहा है कि x की रिक्वायर्ड वैल्यू 2 आ गई, x की रिक्वायर्ड वैल्यू 2 आ गई, और y की रिक्वायर्ड वैल्यू जो हो गई -3 हो गई। तो ये आपके पास जो होगा वो रिक्वायर्ड आंसर हो गया x और y का। भाई दोनों साइड कंपेयर कर रहे हो ना LHS RHS में, तो x की जगह तो 2 आ रहा है और y की जगह -3 आ रहा है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर मेन फोकस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस नहीं है। देखो क्वेश्चन में फर्क होता है। अगर यहां पे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो यहां लिखना पड़ता है भाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवाया। बट यहां पर मेन मेथड, यहां पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे फोकस नहीं है। यहां पे फोकस क्या है? यहां पर फोकस है ये इनवर्स मेथड। तो ये चीज करना जरूरी है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। x इक्वल हो गया 2 के, x इक्वल हो गया 2 के, y इक्वल हो गया -3 के, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्टेप याद रखना है कि सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना है, a x b, 3 चीज आपके पास होनी चाहिए। फिर डिटरमिनेंट a निकालो, फिर एडजॉइंट a निकालो, फिर आपका इनवर्स निकालना है। इनवर्स आपका आ चुका है, फिर x का फॉर्मूला लगा दिया, सबकी वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, दोनों साइड कंपेयर करोगे तो x और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी 2/2 का है। मिटा दो इसे, सबने नोट कर लिया? ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 भी अगेन 2/2 के लिए है। क्या क्वेश्चन है जी? 2x - y = -2 और 3x + 4y = 3। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, दो इक्वेशन है। ठीक है बेटा, बिल्कुल स्टेप सेम रखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? स्टेप याद है सबको? वी हैव, और हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? ax = b। यहां पे a क्या होता है? तो जो LHS में कांस्टेंट होते हैं, तो 2 3 -1, देखो 2 3 2 3 तो एज इट इज आ गया। अगला क्या है? -1, यहां कुछ नहीं तो -1 होगा, और साथ में 4। और x क्या है? x जो हमें फाइंड करना है, यानी x और y, और b क्या होता है? जो RHS में कांस्टेंट है। RHS में कांस्टेंट क्या है? -2 और 3। ये तो आपको आदत पड़ गई होगी। तो एक a चाहिए, x चाहिए, b चाहिए। अब तक सारे क्वेश्चन में ये स्टेप आपने फॉलो करा है। नाउ अब आप निकालोगे डिटरमिनेंट a, डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करो, 4 2 8 आ गया, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ गया 11। जीरो तो नहीं आया, 4 2 8 आ गया, यहां माइनस होता है बट -3 के कारण यह प्लस हो गया, तो 8 और 3 को ऐड कर दिया तो 11 आ गया। जीरो तो नहीं आया, और जो जीरो नहीं आता बेटा उसे क्या बोलते हैं? शाबाश, उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर। और ये हर बार लिखना कंपलसरी है, नॉन सिंगुलर। हाफ मार्क्स कट जाएंगे, मार्किंग स्कीम जाके देखो सीबीएसई की। अगर आपने ये चीज नहीं लिखी तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे। क्यों कट गए? क्योंकि भाई रिक्वायरमेंट है ना, जब तक नॉन सिंगुलर नहीं होगा तब तक आगे सॉल्व कैसे कर दिया तूने, तो पहले लिखना पड़ेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं एडजॉइंट की। अब हमें एडजॉइंट फाइंड करना है ए का, तो शॉर्टकट याद रखो, इन दोनों की प्लेसिंग को एक्सचेंज कर दो, डबल डिस्प्लेस कर दो। 4 और 2 हो गया, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह माइनस हो गया। आपके पास एडजॉइंट ए डायरेक्ट आ गया। 3/3 होता तो हमें कोफैक्टर फाइंड करना पड़ता। चलिए ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ए और साथ में एडजॉइंट ए। तो 1 डिटरमिनेंट ए, 1 डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए आपका आया था 11, तो आप क्या लिख सकते हो? 1/11 और साथ में एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या आया था बेटा? 4 1
-3 और 2, ये आपका एडजॉइंट है। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट 11 आ गया, एडजॉइंट ए की वैल्यू, तो ये आ गया ए इनवर्स। अभी तो ए इनवर्स आया ना, बट हमें तो फाइंड करना एक्स और वाई, तो अब एक्स का फॉर्मूला लगाओगे। तो बताओ एक्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? एक्स का फॉर्मूला था ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स क्या है? एक्स की जगह लिख सकते हो एक्स और वाई, जो हमें फाइंड करना है। ए इनवर्स, देखो बेटा ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई थी? ए इनवर्स की वैल्यू ये आया था 1 अपॉन 11, एज इट इज छोड़ दो, और साथ में 4 1 और -3 और 2, ये आया था ए इनवर्स की पूरी वैल्यू। और प्रोडक्ट ए इनवर्स की प्रोडक्ट बी से है, तो साथ में बी लिखो। बी क्या है आपके पास? -2 और 3। अब आप सब जानते हो बेटा 1 अपॉन 11 की जगह 1 अपॉन 11 लिखोगे। रॉ का प्रोडक्ट हम कॉलम से करते हैं, रॉ की प्रोडक्ट कॉलम से होती है, तो फर्स्ट की फर्स्ट से करो तो माइनस का 8 आ गया, सेकंड की सेकंड से करोगे तो प्लस का, फर्स्ट की फर्स्ट से हो गया तो -8, सेकंड की सेकंड से करोगे तो प्लस का 3 बन जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट के फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो गया, सेकंड की सेकंड से मल्टीप्लाई करा तो +6 हो गया। क्लियर हो गया? फर्स्ट की फर्स्ट से करा तो -6, प्लस की वो प्लस का 6, और सेकंड की सेकंड से करोगे तो अगेन 6। 1 अपॉन 11 बेटा -8 और 3 आपका -5 बचेगा, और 6 और 6 12 हो गया। 11 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? -5/11 और साथ में 12/11। अब दोनों साइड कंपेयर करो, 11 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी ना तो -5/11 और एक हो जाएगा 12/11, दोनों पार्ट आ गया। अब कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा कि x की वैल्यू आ गई -5/11, और y की वैल्यू जो आ गई वो कंपेयर करने पे क्या आया? 12/11। तो ये जो होगा बेटा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो सारे स्टेप सेम है, जो क्वेश्चन 7 कर सकता है क्वेश्चन 8 भी कर सकता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये आप करोगे। 2/2 का है, देखिए 2/2 के 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। 7 और 8 मैंने कराया आपको। 9 और 10 आप मुझे करके बताओगे कमेंट बॉक्स में कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बार बार करके टाइम मत फोड़ो, जल्दी से उसे कोशिश करो। अगर हो जाए तो मुझे कमेंट करके बताना कि यस सर हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अपने आप कर लिया। अब मैं आता हूं बच्चों 3/3 के लिए। 2/2 यहां फिनिश करता हूं, अब 3/3 यानी क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं यहां पर। चलिए जी, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, और 3y - 5z = 9। अब देखो यहां पे क्या गेम खेला आपके साथ पहला गेम इन्होंने खेला क्या? यहां पे x गायब है, तो 0x मैंने आपको पहले भी समझाया था, जो चीज गायब हो, जो चीज नहीं हो उसके लिए आप 0 लगा दो, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आप यहां पर छोड़ दोगे तो कंफ्यूजन होने के चांस होते हैं, ये एक्सपीरियंस कहता है बच्चों के साथ। तो याद रखना, अगर कोई चीज छूटा हुआ, पहले भी क्वेश्चन आपको बताया था, उसके साथ 0 लगा दो, घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों चीज कंप्लीट है। पहला गेम आपके साथ ये खेल गया, दूसरा गेम आपके साथ क्या खेला? अपॉन में 2 दे दिया। अब चाहो तो 3/2 भी लेके चल सकते हो क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई में थोड़ी सी परेशानी होगी, बट अगर थोड़ा सा ट्रिक लगाएं, अपॉन में 2 है ना, सबकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो ये 2 रिमूव हो जाएगा, तो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी और आसान हो जाएगी, जो अपॉन वाला कॉन्सेप्ट है वो हट जाएगा। बाकी क्योंकि ये बी वाला पार्ट होता है, आरएचएस बी वाला पार्ट होता है, तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा आपके क्वेश्चन को। आप चाहो तो इसे एज इट इज भी छोड़ सकते हो, मैं एज इट इज छोड़ के कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन को कोई छेड़ नहीं रहा, बिल्कुल सिंपल रख रहा हूं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? वी हैव क्या था आपके पास? ax = b। कंपेयर करो, ए क्या होता है जो एलएचएस में हो, तो एलएचएस में लिखो, ये आ गया 2, ये आ गया 1 0 1 -2 3 1 -1 -5, ये आपका ए आ गया। x क्या होता है बेटा? जो हमें फाइंड करना है, और यहां पे 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो 3 चीज फाइंड करनी है, x y z, ये तीनों चीज आपको फाइंड करना है। ठीक है बेटा, x मैट्रिक्स हो गया। और b क्या होता है? जो आरएचएस में हो, और आरएचएस में क्या है बेटा? आपके पास आरएचएस में 1 है, 3/2 है और साथ में 9 है। यहां 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? क्योंकि आरएचएस में है और ये इतना इफेक्ट नहीं करता क्वेश्चन को। अगर यही चीज एलएचएस में होता तो मैं जरूर मल्टीप्लाई करता, क्योंकि ये चीज ज्यादा इफेक्ट करती है। चलिए यहां तक हो गया। अब सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट ए फाइंड कर रहा हूं मैं। 2 को एक्सपेंड कर दो, 2 को एक्सपेंड करोगे,
कॉलम चला गया, रॉ चला गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस का 10 क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो गया 3 हो जाएगा। पहला पार्ट हो गया। अब या तो इन दोनों को एक्सपेंड करो या केवल इसको एक्सपेंड कर लो क्योंकि ये वाला 0 है। तो -1 मैं यहां पे ये वाला एक्सपेंड कर रहा हूं बेटा क्योंकि थर्ड पार्ट मुझे एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहां मेरे क्वेश्चन में टाइम बच जाएगा। तो 1 को एक्सपेंड कर रहा हूं। तो -1 क्यों लगाया? क्योंकि ये 2 1 होता है, 8 2 1, ये वाला पार्ट जो होता है वो 8 2 1 होता है, ये ऑड प्लेस है, आप कई बार जानते हो, इसलिए मैंने माइनस लगाया। तो रॉ हट गया और कॉलम हट गया। -5 की 1 से करोगे -5 आएगा और 3 की 1 से करोगे -3 आ गया। सॉल्व करो बेटा, 10 और 3 13 हो गया, 13 की 2 से करोगे 26 हो जाएगा। माइनस की जगह माइनस लिखोगे आप, -5 और -3 -8 हो जाएगा, तो ये प्लस का 8 हो गया। दोनों को ऐड कर लो तो ये आपका 34 हो गया। जीरो तो नहीं आया, 34 आया। अगर 34 आया तो 0 नहीं आया तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर। और जो नॉन सिंगुलर होते हैं उसे हमें एक्स वाई जेड उसमें फाइंड करना होता है क्योंकि वो कंसिस्टेंट होते हैं। तो नॉन सिंगुलर यहां तक स्टेप क्लियर है। आपने एडजॉइंट जो आपका डिटरमिनेंट था ये वो आपने फाइंड कर लिया, 34 आया। तो नॉन सिंगुलर का केस है। जो नॉन सिंगुलर के केस होते हैं उसमें मैं एडजॉइंट निकालना, और एडजॉइंट के लिए पहले कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए अब कोफैक्टर की तरफ ध्यान देते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। आप भी कोशिश करें क्योंकि आप सबको एडजॉइंट आता है, आप सबको कोफैक्टर भी आता है और आप सबको इनवर्स भी आता है, तो आप खुद भी फाइंड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 के लिए ये कैंसिल और ये कैंसिल आपने अभी निकाला था। ये क्या था? 10 आया था और ये 13, ये वाला स्टेप। तो आप 13 लिख दोगे, साइन चेंज कर लो, एक यहां पे साइन, यहां भी साइन, 2 जगह साइन चेंज, 3 जगह साइन चेंज और 4 जगह। इन चारों के साइन पहले चेंज करके लिख दिया करो, इन तभी कंफ्यूजन नहीं होगी। इन चारों के पहले साइन चेंज करके लिख लो, चेंज कर दो पहले ही, कंफ्यूजन नहीं होगी इस हिसाब से। चलिए 1 के लिए करता है बेटा, तो कॉलम हटा दो, रॉ हटा दो, ये कॉलम गया और ये रॉ गया, मल्टीप्लाई करोगे -5 हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा। तो -5 माइनस माइनस कैंसिल होकर आपका 5 बचेगा। ये कॉलम चला गया, ये रॉ चला गया, तो 3 माइनस का 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो 3 बचेगा। तो आंसर 3 आ गया। चलिए 1 के लिए एक्सपेंड करो, तो ये कॉलम चला गया, ये कॉलम आपका चला गया, ये रॉ आपका चला गया। -1 की 5 से करो तो -5 हो जाएगा। तो -5 और ये आ गया -5 और ये माइनस का 3 तो -5 और -3 -8, तो प्लस का 8 आ गया आपका। 2 की -5 से करोगे तो -10 होगा, 2 की -5 से करोगे -10 होगा, और 0 की 1 से करोगे 0 हो गया, तो आंसर -10 आएगा। ये आपका अगला आ गया -10। 2 3 पे आ जाओ, 2 3 पे आ गया बेटा, इस पे आ गया। नाउ अब ये आपका कॉलम चला गया, ये कॉलम आपका चला गया और ये आपका रॉ चला गया। कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला रॉ हटा दो, तो 2 की 3 से करोगे 6 हो गया और ये 0, तो आंसर आ जाएगा -6 आ गया। चलिए इस पे आता है बेटा 0 पे, तो ये आपका रॉ एंड कॉलम ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका रॉ एंड ये कॉलम ये दोनों कैंसिल हो गए। 1 की 1 से करोगे, 1 की 1 से करोगे, ये देखो 1 की -1 है, ये -1 है ना, यहां पर -1 है, तो 1 की -1 से करोगे तो -1 आएगा पहले, फिर यहां पे -2 था, -2 की 1 से करोगे -2 होगा, लेकिन +2 बन जाएगा फॉर्मूले के कारण, तो 2 में से 1 गया 1, तो आंसर 1 लिखेंगे। 3 के लिए एक्सपेंड करो, 3 के लिए एक्सपेंड कर रहा हूं मैं। कॉलम हटा दो ये वाला, रो हटा दो ये वाला, कॉलम आपने ये हटा दिया, रो आपने ये हटा दिया। 2 की -1 से करो -2 आ गया, और 11 की सॉरी ये 1 की 1 है ना आपके पास, 1 की 1 से करोगे तो -1, तो -3 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 बच जाएगा। 3 पे जाओ, -5 ये पूरा रॉ और ये पूरा कॉलम हटा दो। 2 की -2 से करो -4 हो गया, 1 की 1 से करो -1, तो -5 आ जाएगा, ये -5 आ गया। ये आपने निकाल लिया कोफैक्टर। अब हमें एडजॉइंट निकालना है, तो आप सब जानते हो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा। जो आपने कोफैक्टर फाइंड करा उसका ट्रांसपोज कर दो, रॉ को कॉलम के फॉर्म में लिख दो। तो रॉ को, इस रॉ को कॉलम के फॉर्म में लिखो। 13 ये आ जाएगा आपका 5, फिर 3, 8, -10, -6, 1,
3 और -5 एडजॉइंट आ गया। अब आपके पास क्या है, डिटरमिनेंट भी है, आपके पास एडजॉइंट भी है, तो आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए और साथ में एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए था 34, डिटरमिनेंट ए कितना आया था बेटा 34, और एडजॉइंट ए क्या था आपके पास 13, 8, 1, 5 -10 और 3 -6 और -5। सो अब आपके पास ए इनवर्स तो आ गया, लेकिन हमें तो एक्स वाई जेड फाइंड करना है। तो चलिए अब एक्स वाई जेड शुरू करते हैं। इन सबको हटा देता हूं, आवश्यकता नहीं इनकी, केवल बी को छोड़ दो। चलिए बेटा, अब आपका एक्स निकालने का फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था आपके पास एक्स निकालने का, कि ए इनवर्स की मल्टीप्लाई बी से करनी है। तो बेटा ए इनवर्स ये रहा आपके पास, क्या है इनवर्स 1 अपॉन में 34 और साथ में ये पूरा आ जाएगा 13, 8, 1, 5 -10, 3 -6 -5। ये आपका ए इनवर्स आ चुका है और इसकी मल्टीप्लाई आपको बी से करनी है। और बी क्या है आपके पास, बी है आपके पास 1, 3/2 और 9। क्यों मैंने 3/2 को नहीं छेड़ा था, क्योंकि 3/2 ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, केवल एक जगह मल्टीप्लाई होगी, इसलिए ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 अपॉन 34 एच डी लिख लो। अब आप इन सबको हटा सकते हो। चलो बेटा, 13 की 1 से करोगे तो 13 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो 2 से 8 कट के 4 बचेगा, 4 की 3 से करोगे 12 आ जाएगा, और प्लस 1 की 9 से करोगे 9 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही फर्स्ट रो खत्म। अब सेकंड रो फोकस करो, 5 की 1 से करोगे 5 आएगा, -2 10 से कट जाएगा, -5 बचेगा, -5 की 3 से करोगे -15 हो जाएगा, और 9 की 3 से करोगे 27 हो जाएगा। लास्ट थर्ड रो पे फोकस करो, 3 1 जा 3 हो गया, 2 से -6 कट के -3 बचेगा, -3 की 3 से करोगे -9 बचेगा, और ये आ जाएगा -45। तो 1 अपॉन 34 इन सबको ऐड कर लो बेटा। तो 9 और 2 11, 11 और 3 14, 1 बच गया, तो ये आ जाएगा 3, 34 ही आया एग्जैक्ट। 5 में से आप 15 माइनस कर दो, 5 में से 15 माइनस करोगे -10 बचेगा, और -10 में से 27 करोगे तो ये 17 आपका प्लस का बचेगा। तो यहां पे आप 17 लिखोगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लास्ट क्या करोगे आप, 3 में से 9 घटाओगे -6 और -45 का ऐड करोगे -51 बचेगा, तीनों चीज बच गई। अब 34 से इसको डिवाइड करो, तो जब 34 को 34 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 17 को 34 से, भाई 17 को 34 से डिवाइड करोगे ना, 17 अपॉन 34 आ जाएगा, 17 1 जा 17, 17 1 जा 17 और अपॉन में 34 मल्टीप्लाई करो ना इसकी, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 17 अपॉन 34 बन जाएगा, कैंसिल कर दो तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। अब इसको अपॉन में ले जाओ तो 17 से कट जाएगा, माइनस का 3 बचेगा ऊपर और 2 बचेगा आपका अपॉन में, क्योंकि 17 3 जा होता है 51 और 17 2 जा होता है 34। तो ये वैल्यू x की हो गई, ये वैल्यू y की होगी और ये वैल्यू z की होगी, आपकी लाइन से आ गई। तो यहां आप लिख सकते हो x y z। अब आप कंपेयर करोगे तो आपके पास वैल्यू आ चुकी है, क्या वैल्यू आई, x की वैल्यू आपकी 1 आ गई, y की वैल्यू आपकी 1/2 आ गई, और z की वैल्यू आपकी आ गई -3/2। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटा। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो 6 मार्क्स का आता भी है, इस बात को ध्यान दो। 6 मार्क्स ऐसे तो है नहीं कि आप जाओगे और कहेगा 6 मार्क्स ले जाओ, सॉल्व तो करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सॉल्व होने लगेगा। तो स्टेप याद हो गया, मेन स्टेप पे फोकस करो, मैं कुछ अलग नहीं कराऊंगा। एक बार मैंने कहा था ना वीडियो के स्टार्टिंग में 10 मिनट, जो मेरे स्टार्टिंग 10 मिनट है वो समझ लो। तो ये वीडियो आप देखने की आवश्यकता नहीं, आप खुद भी कर सकते हो सब कुछ, ये सब कुछ आपको आता है, केवल उस चीज को अप्लाई करना है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था वीडियो के। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया पूरा। अब 12 क्वेश्चन के बाद हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है। ये 11 था, अब 12 पे आता है बेटा। चलिए 12 क्वेश्चन क्या कहता है जी आपका, क्वेश्चन नंबर 12, x माइनस वाई प्लस जी इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 2। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन और ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, आपके पास तीनों इक्वेशन है, तो जल्दी सॉल्व करेंगे, थोड़ा इजी भी है।
कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं होगी इसकी, तो आप खुद भी करिए, मैं भी जल्दी सॉल्व करता हूं। सबसे पहले स्टेप कभी मत काटना है, याद रखना एक भी टीचर जो है वो आपको केवल स्टेप बता सकता है। देखो कि डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या आ रहा है पेपर में, तो हम जैसे टीचर आपको केवल स्टेप बता सकते हैं, आप स्टेप को याद रखिए। अगर पेपर में बैठ के सोच रहे हो, वहां दिमाग लगा रहे हो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, वो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। सोचो मत, बिल्कुल याद रखो, जल्दी जल्दी अप्लाई करो उस फॉर्मूले को। तो ax इक्वल टू बी फॉर्मूला लगा दिया हमने। चलिए बेटा, अब ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास 1 2 1, उसके बाद -1 1 और 1, फिर 1 -3 और 1। ए आ गया आपके पास। x होता है जो हमें फाइंड करना है, x y और z हो गया, और b होता है जो RHS में कांस्टेंट है 4 0 एंड 2 हो गया। सबसे पहले डिटरमिनेंट ए, बिना टाइम वेस्ट किए डिटरमिनेंट ए फाइंड करो। 1 की जगह 1 रहेगा, रो एंड कॉलम हटा दो, 1 की 1 से करोगे 1 माइनस ये प्लस हो गए 3 हो जाएगा, बीच वाले के साइन चेंज होंगे तो +1 हो जाए। कॉलम एंड रो हटा दो, 2 की 1 से करोगे 2 माइनस इसकी करोगे तो प्लस का 3 बन जाएगा, प्लस का 1, कॉलम एंड रो हटा दो, 2 बन जाए 2 माइनस 1 की 1 से करोगे 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, 1 और 3 ऐड करो 4 हो गया, 2 और 3 5 बन जाए 5 प्लस का 5 और 2 में से 1 गया 1 तो प्लस का 1 तो 10 आ गया। तो 10 आया ना आपके पास 10 आया, 0 तो नहीं आया ना, तो नॉट इक्वल टू 0, और जो इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होता है उसे क्या बोलते हैं, 12 बता रहा हूं, नॉन सिंगुलर। तो आप ब्रैकेट में लिख लोगे कि इट इज नॉन सिंगुलर, कि ये नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर है तो आप सॉल्व कर सकते हो, जल्दी जल्दी खुद भी कर सकते हो। चलिए मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी कोशिश करें थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की। चलिए बेटा नॉन सिंगुलर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सबके कोफैक्टर फाइंड करो, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 32 33। देखिए 3 के था, तो 3 को फैक्टर फाइंड करने की आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी इसको फाइंड कर चुके हैं। देखिए 4 आया था तो यहां 4 लिख दीजिए, ये 5 आया था तो -5 आएगा, बताया ना क्यों, ऑड वाला, यहां भी माइनस लिख दो पहले ही, यहां भी माइनस लिख दो और यहां भी माइनस लिख दो पहले ही, ठीक है, गलती होने के चांस कम हो। 2 में से बन गया आपका 1 आएगा, क्लियर हो गया। तो इन तीनों के कोफैक्टर फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो, तो यहां टाइम बचा लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, 2 के लिए ये रो चला गया, ये कॉलम आ गया, -1 की 1 से करोगे -1 आएगा, और 1 की 1 से करोगे -1 -2 आएगा, तो इक्वल टू में आप 2 लिखोगे। 1 के लिए देखो 1 की 1 से करोगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 आएगा, 1 की 1 से करोगे -1 आएगा, तो आंसर आपका 0 आ गया। -3 के देख लिए, रो हटा दो कॉलम हटा दो, ये रो चला गया और ये कॉलम चला गया। 1 की 1 से करोगे 1 आएगा बेटा, 1 की 1 से करोगे 1 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपका +1 हो जाएगा, तो आंसर आपका 2 आ गया। आपने इसको करा ना -3 के, तो रो एंड कॉलम हट गया, 1 की 1 से करा और 1 की -1 से, तो 2 आ गया। तो प्लस का 2 है तो इक्वल टू में -2, क्योंकि इनके साइन चेंज हो जाते हैं। 3 के लिए देखिए, रो चला गया कॉलम हट गया, रो एंड कॉलम हटा दो, -1 की -3 से करोगे तो 3 होगा, -1 की 1 से करोगे 1, 3 में से बन गया 2 बचेगा आपका। रो एंड कॉलम हट गया आपका, 1 की -3 से करोगे -3, 1 की -3 से कर दिया और 2 की 1 से करोगे तो -2 आ जाएगा, तो माइनस का 5 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 5 आ जाएगा। लास्ट देखो 3 के लिए, रो कॉलम एंड रो ये दोनों हट गए, 1 की 1 से 1 माइनस ये करोगे तो प्लस का 2 और 1 आपका 3 आ गया। सो आपके पास अब कोफैक्टर आ चुका है। अब एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था बेटा, कि जो कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज कर दो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो। तो जल्दी से कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर दो, 4 -5 1 आ गया, ये आपका आया था 2, ये 0, ये आ गया -2, अगेन आपका 2, फिर 5 और आपका 3, ठीक है बेटा। एडजॉइंट आ चुका आपके पास, एडजॉइंट आ गया। अब आप जल्दी से ए इनवर्स फाइंड करो कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, ये तो याद हो चुका होगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए निकाल लिया आपने। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए कितना था, डिटर्मिनेंट ए जब आपने फाइंड किया तो 10 आया था, तो डिटर्मिनेंट ए की जगह 10, और एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट क्या आया था, एडजॉइंट ये रहा सर जी, 4 2 आ गया, -5 0 5 आ गया, 1 -2 और 3 आ गया। क्लियर है बेटा। ए इनवर्स आपके पास आ चुका। ए इनवर्स के बाद अगला स्टेप आपके दिमाग में तुरंत दौड़ना चाहिए कि ए इनवर्स की मल्टीप्लाई बी से होती है, तो अगला फॉर्मूला लगाएंगे। इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इनको हटा देता हूं, केवल बी को रख लेता हूं क्योंकि बी की आवश्यकता भी है मुझे। तो देखिए
चलिए x का फॉर्मूला क्या था बेटा, a इनवर्स b था फॉर्मूला। a इनवर्स क्या आया था, a इनवर्स आया था 1/10 आया था। a इनवर्स की वैल्यू आपके पास है 4 2 2 आया था, -5 0 5 1 -2 और 3 आया था बेटा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई आप b से करोगे, b क्या आपके पास 4 0 2 और 1/10 अपनी जगह पर रहेगा। रॉ की मल्टीप्लाई आप कॉलम में करोगे, 4 4 जा 16 हो गया, 2 की 0 से करोगे 0 और थर्ड की थर्ड से करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। सेकंड रो पे फोकस करो, फर्स्ट की फर्स्ट से करोगे माइनस का 20 प्लस 0 और सेकंड की सेकंड से करोगे प्लस का 10 आ जाएगा। फर्स्ट की फर्स्ट से करो तो 4 माइनस सेकंड की जगह 0 आ जाएगा, थर्ड की थर्ड से करोगे प्लस का 6 आ जाएगा। 1/10 16 और 4 20 आ गया, -20 और प्लस 10 माइनस का 10 हो जाएगा। इनको ऐड करोगे तो 10। अब इन सबको 10 से डिवाइड कर दो, 20 को 10 से डिवाइड करोगे आपका 2 आएगा, -10 को 10 से डिवाइड करो -1 आ गया, 10 को 10 से डिवाइड करो 1 आ गया। x y and z आपके पास आ चुका है, तो आप कंपेयर कर लोगे, यहां पे x y z लिख लोगे तो x की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी बेटा, y की वैल्यू -1 होगी और z की वैल्यू 1 होगी और ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आप इसे इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन दिया था ना स्टार्टिंग में, जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये पूरी वैल्यू आप इक्वेशन में पुट करके देख लो, अगर सेटिस्फाई कर जाए तो ये प्रूफ भी हो जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो 3/3 के लिए था, जिसको हमने इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आपने 11 क्वेश्चन देख लिया, 12 क्वेश्चन देख लिया, क्या था, बिल्कुल सेम पैटर्न था, सेम क्वेश्चन था। इसी प्रकार से 3/3 के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको इसी पैटर्न पे चलना पड़ेगा, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मैं करा देता हूं, 14 आप करना। एक क्वेश्चन 3/3 के लिए आपको दूंगा, बाकी 13 मैं कराता हूं, 14 आप करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आप 13 क्वेश्चन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जल्दी से स्पीडली देखना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4 और 3x - y - 2z = 3। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है बेटा, 3 इक्वेशन है। तो जल्दी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, वी हैव, और ax = b था। a क्या होता है, LHS के सारे कांस्टेंट, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 -2 -1 हो गया, 3 1 -2 हो गया। ये तो आपकी a की वैल्यू आ गई। अब आपके पास x होता है जो हमें फाइंड करना है, तो x y और z हो गया। b होता है जो RHS में कांस्टेंट है, RHS में कांस्टेंट क्या है बेटा, 5 -4 और 3। क्लियर है, ये सारे स्टेप आपको याद हो चुके हैं। अब आपके पास a डिटरमिनेंट आना चाहिए, तो a डिटरमिनेंट अब एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो, 2 को एक्सपेंड करो, रॉ एंड कॉलम एंड रॉ हटा दो दोनों, -2 और -2 4 हो जाएगा, माइनस इनको प्लस हो जाएगा 1, बीच वाले के साइन चेंज -3, कॉलम एंड रॉ हटा दोगे, 1 की -2 से -2, 3 की 1 से -3, प्लस का 3, लास्ट 3 को एक्सपेंड करो, तो कॉलम एंड रॉ हटा दो बेटा, ये कॉलम एंड रॉ हट गया, 1 की -1 से करोगे -1, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 4 और 1 5, 5 की 2 से कर दिया 10 आ गया। ठीक है, -2 और -3 -5 होता है, -5 की -3 से करोगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई, माइनस का 5 और -3 से करोगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। प्लस 6 में से पहले आप 1 हटा दो, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, 5 की 3 से करोगे प्लस का 15 हो गया, तो 15 15 30 और 10 40 नॉट इक्वल टू 0। 0 तो नहीं आया, 0 तो नहीं आया, और जब 0 नहीं आता तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। तो मुझे लगता है कि आप आगे आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर का केस आ गया। अब जल्दी से कोफैक्टर फाइंड करोगे, तो बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करें, जल्दी जल्दी लिख लिया करो कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए 1 1 1 2 1 3, अगला 2 1 2 2 2 3, ये आ गया 3 1 3 2 और ये आ गया 3 3। क्लियर बेटा, इक्वल इक्वल इक्वल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू के 3, इन तीनों को फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो। देखो यहां कितना था, 5 आया था, तो यहां 5 लिख दीजिए। ये देखिए -5 आया था, -5 था नहीं है, तो इस वाले के साइन चेंज हो गया, प्लस के 5 आ जाएगा। और ये कितना आया था, 6 में से 1 गया, 5 आया था, तो ये आपका 5। तो शुरू के जो 3 हैं इनके कोफैक्टर आपको फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहां पर फाइंड कर चुके हो, तो दोबारा मत करना। चलिए 2 1 पे चलते हैं।
रो एंड कॉलम, रो हटा दो और कॉलम हटा दो। तो रो एंड कॉलम आपने हटा दिया, तो 3 की -2 से करोगे -6 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 3, तो माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, -2 के लिए 2 की -2 से करोगे -4, 2 की -2 से -4, और ये आएगा माइनस का 9, तो माइनस ये हो जाएगा -13, तो ये माइनस का 13। अच्छा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, ठीक है, इस बार साइन चेंज करना भूल गया था मैं। चलिए 2 3 लास्ट बार देखता हूं मैं, रो हटा दो एंड कॉलम हटा दो। 2 की -1 से करो -2 हो गया, और 3 3 जा -9, तो माइनस का 11 हो गया, तो प्लस का 11 होगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका। 3 1 रो एंड कॉलम, 3 1 जा 3 माइनस ये हो जाएगा प्लस का 6, तो 9 आ गया, यहां पे 9 लिख दो। 3 2 कॉलम एंड रो, कॉलम एंड रो हट गया, 2 की 1 से करोगे 2, -1 की 3 से करोगे 3, 2 में से 3 गया -1, तो +1, क्योंकि इस वाले के साइन चेंज होते हैं। लास्ट कॉलम हट गया, रो हट गया, 2 की -2 से करोगे -2 हो गया, -4 हो गया, ये -4 और ये माइनस का 3, तो -7 आ जाएगा, तो यू गॉट द -7 इज द वैल्यू। ठीक है, कोफैक्टर आ गए। अब बिना टाइम वेस्ट करे जैसी कोफैक्टर आ जाए तुरंत आपका हाथ चलना चाहिए एडजॉइंट। मैंने कहा ना ये सब प्रैक्टिस आती है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा। आपके बच्चे क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन कर लिया, उन्हें लगता है कि मुझे आ गया, मैं क्यों करूं। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं 12th और 11th में यही दिक्कत है। 2 क्वेश्चन कर लिया, 12 13 कर लिया, अब क्वेश्चन आगे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे आपको लगता है कि मुझे आ गया। हाँ, मैं जानता हूं आपको आ गया, आप कर लोगे, बट प्रैक्टिस नहीं करी ना आपने, तो स्पीड नहीं बनेगी आपकी। आना और उसे कॉपी पे लिखना, दोनों में फर्क होता है। किसी चीज को आना, आपको आ गया, लेकिन आप उसे कॉपी में नहीं लिख रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसका नुकसान क्या होगा कि आता होगा, पेपर में चिल्ला चिल्ला के, दीवार पे चिल्ला चिल्ला के बोलते रहना कि मुझे आता है मुझे आता है, लेकिन पेपर पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, आप ये देख रहे हो कि मुझे आता है। भैया आने के बाद प्रैक्टिस भी तो होती है, आने के बाद प्रैक्टिस करना भी तो होता है ना, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजॉइंट, जो आपने कोफैक्टर निकाले थे उसके ट्रांसपोज कर दो जल्दी से। 5 5 5, तीनों 5 5 5 थे, है ना भाई, तीनों 5 5 5। हाँ, मैंने देखा भाई, कोई गलती ना हो। 3 -13 11 और 9 1 और -7। ठीक है बेटा, एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और साथ में एडजॉइंट ए, यही फॉर्मूला था। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, चलिए बेटा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए कितना आया था, डिटर्मिनेंट आया था 40, और एडजॉइंट ए क्या है 5 3 9 5 -13 1 5 11 और -7। तो आपके पास ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स आते ही आपके दिमाग में अगला स्टेप तुरंत दौड़ना चाहिए कि अगर ए इनवर्स आ चुका है तो इसकी मल्टीप्लाई अब मैं बी से करूंगा, बी को छोड़ देता हूं मैं, बाकी सबकी जरूरत नहीं है। चलिए इन सबको हटा दिया। चलिए बेटा x का फॉर्मूला क्या बताया था, a इनवर्स b, तो a इनवर्स था 1/40, एक तो ये था 1/40 था, और साथ में क्या है a इनवर्स 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। इसकी मल्टीप्लाई में b से करनी है, और b क्या है बेटा 5 -4 और 3। तो चलिए 1/40 मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। 40 एज इट इज रहेगा, जैसा है उसे आपने एज इट लिख दिया। 5 फर्स्ट की फर्स्ट से करोगे तो 25 आएगा, सेकंड की सेकंड से करोगे -12 आएगा, थर्ड की थर्ड से करोगे बेटा 27 आएगा। फर्स्ट रो काम खत्म, सेकंड रो फोकस करो। फर्स्ट की फर्स्ट से करोगे 25 आएगा, सेकंड की सेकंड से करोगे +52 आ जाएगा, थर्ड की थर्ड से करोगे प्लस का 3। थर्ड रो फोकस करो, 5 की 5 से 25 आ गया, सेकंड की सेकंड से -44 हो गया, और थर्ड की थर्ड से माइनस का 21 हो गया। क्लियर हो गया बेटा। 1/40 की जगह 1/40, देखिए 25 में से 12 पहले माइनस करोगे, उसके बाद आप 27 ऐड करोगे, तो 25 में से 12 माइनस करो 13 और 27 40 हो गया। 25 52, ये 55 और 25 80 हो जाता है बेटा। 25 और में से आप 44 घटाओगे, माइनस का 90, ये आ गया -40। क्लियर हो गया। प्लस माइनस तो कर ही लोगे आप, तीनों को प्लस माइनस कर लिया। अब 40 से डिवाइड करो, 40 को 40 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1 बनेगा। 80 को 40 से डिवाइड करोगे तो 2 बनेगा। -40 को 40 से डिवाइड करोगे -1 बनेगा। और यहां पे क्या लिखते हैं x y z, जो हमें x की मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखे थे, x y z लिखी है आपने। अब इसको सोल्व करोगे, कंपेयर करो x की वैल्यू, x = 1 आ गया, y की वैल्यू आपकी 2 आ गई बेटा, और z की वैल्यू आपकी आ गई -1। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सिंपल। आप देखो सारे क्वेश्चन के स्टेप सेम है,
किसी क्वेश्चन के स्टेप अलग नहीं है। अगर एक क्वेश्चन सीख लो 3x3 के तो आप सारे क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हो। और मैं कहता हूं ये भी क्यों करो, आप कॉन्सेप्ट सीख लो ना स्टार्टिंग में जो सिखाया था, स्टेप फॉलो करो। स्टेप याद होना चाहिए कि पहले डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट के बाद कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट के बाद ए इनवर्स के बाद ए इनवर्स की मल्टीप्लाई बी से करनी है, XYZ अपने आप आएगा। क्लियर हो गया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, 14 आप करोगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन नंबर 14 हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल सेम, वो भी नॉन सिंगुलर का केस है, वो भी नॉन सिंगुलर का केस है। जैसे सारे नॉन सिंगुलर केस कर रहे हो ना, 14 क्वेश्चन भी नॉन सिंगुलर का केस है, कुछ अलग नहीं है। तो प्लीज उसे सॉल्व करके मुझे जरूर बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। ठीक है बेटा, तो मैं मिटाता हूं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन ला दो जरा स्क्रीन पे बच्चों के लिए, आप भी कुछ काम कर लो। क्वेश्चन 15 देखो बेटा, स्क्रीन पे आगे होगा, क्या कह रहे पढ़ो। इफ ए, आपको ए मैट्रिक्स पहले ही गिवन है। क्या गिवन है जी क्वेश्चन नंबर 15 में? क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ए गिवन है। क्या गिवन है बेटा? ए गिवन है 2 -3 5 5 3 2 -4 1 1 -2, ये आपको गिवन है। ठीक है बेटा, ए गिवन है आपके पास। अब आपसे कह रहा है फाइंड ए इनवर्स फुल स्टॉप, यानी पहले ए इनवर्स फाइंड करना है, आगे पढ़ना नहीं भाई, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से। कह रहा फाइंड ए इनवर्स फुल स्टॉप, क्या मतलब है कि आपको चाहे या ना चाहे ए इनवर्स पहले फाइंड करना पड़ेगा। हालांकि आगे इक्वेशन भी सॉल्व करना, और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए भी ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ये गलती मत करना कि पहले इक्वेशन लिख के फिर ए इनवर्स, नहीं। अगर उससे बोला है कि ए और फिर फाइंड ए इनवर्स, तो पहले ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए मैं भी ए इनवर्स फाइंड करता हूं पहले। तो ए इनवर्स के लिए पहले डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। 2 को एक्सपेंड करते हैं बेटा, कॉलम एंड रो हटा दो, ये आ जाएगा -4, ये हो गया बेटा +4। बीच वाले के साइन चेंज कर दोगे बेटा, कॉलम एंड रो हट जाओगे तो -6 हो जाएगा बेटा, और ये +4 बचा, +5, कॉलम एंड रो हटा दो तो 3 -2 बचेगा। देखिए 4 से 4 कैंसिल, 0 0 की 2 से करोगे 0, प्लस -2 बचेगा ये बेटा, -2 की 3 से करोगे -6 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 1 की 5 से करोगे +5 तो इक्वल टू -1। तो -1 आया, 0 तो नहीं आया ना, तो नॉट इक्वल टू 0। और जो नॉट इक्वल टू 0 होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर, और जो नॉन सिंगुलर होते हैं हम उसका ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट आ गया, अब आपको कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो एडजॉइंट फाइंड करोगे। तो जल्दी से आप कोफैक्टर भी ध्यान देते हैं। तो A11 A12 A13 A21 A22 23 31 32 और 33। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे चलते हैं जल्दी से। 3 शुरू के 3 जो कोफैक्टर है इसे फाइंड कर मत करना, टाइम बचा लो। देखो यहां से लिख लो, ये आया था 0 तो डायरेक्ट 0 लिख दो, ये -2 आया था तो साइन चेंज कर दो, क्योंकि इसके साइन इसके साइन इसके साइन और इसके साइन चेंज होते हैं। तो +2 हो गया, 3 में से 2 गया 1, तो यहां पे 1। तो इन तीनों के कोफैक्टर मत फाइंड करना, क्योंकि ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा 3 के लिए। तो देखिए रॉ एंड कॉलम हटा दो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, और -5, तो बेटा 1 बचा, तो -1 लिख दो। 2 के लिए ये आ जाएगा -4 और -5, तो -9 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, -4 के लिए रॉ एंड कॉलम हटा दो, 2 1 जा 2, -1 की तो +3, तो ये बच्चों आपका -5 आ जाएगा, क्योंकि 5 आ रहा है तो -5 साइन चेंज कर दिया आपने। चलिए जी, रॉ एंड कॉलम हटा दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और -10, तो आपका बेटा 2 बचेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं बेटा 1 के लिए कॉलम एंड रो हटा दो, कॉलम एंड रो मल्टीप्लाई करो, -8 और -15, तो -8 और -15 -23, तो आप +23 लिखोगे क्योंकि साइन चेंज हो गए। आगे लास्ट कॉलम एंड रो हटा दो, 2 2 4 और ये +9, तो ये हो जाएगा 13, तो ये 13, तो ये आपके कोफैक्टर हो गए। अब कोफैक्टर से एडजॉइंट डेक निकालना चाहते हो आप, तो आपको तरीका पता है कि जल्दी से रॉ को आप इस रॉ को कॉलम के फॉर्म में लिख दो, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13 आपके पास एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट आ चुका है, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो ए इनवर्स का।
ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और साथ में एडजॉइंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए क्या आया था -1, अभी आपने निकाला था डिटर्मिनेंट क्या आया था -1 आया था, तो डिटर्मिनेंट ए की जगह -1 और साथ में एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या है 0 -1 2, तो 2 -9 23 1 -5 और 13, ये जो आपने फाइंड किया है बच्चों ये क्या है आपका ए इनवर्स। पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। आप चाहो तो यहां पर फर्स्ट पार्ट लिख सकते हो कि हमें ए गिवन था और ए से हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखो आगे क्या कह रहा है, यूजिंग ए इनवर्स, इस ए इनवर्स का यूज करना है, हमें इस ए इनवर्स का यूज करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इस ए इनवर्स का सॉल्व करना, नहीं भी बोलता तो भी सॉल्व करने के लिए तो चाहिए ना ए इनवर्स। तो चलिए इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है आपके पास, आपके पास 3 इक्वेशन है बेटा। पहला इक्वेशन है, ये सेकंड पार्ट आपका शुरू हो गया सॉल्व करना, 2x - 3y प्लस का 5z इक्वल टू 11, 3x प्लस का 2y माइनस का 4z इक्वल टू -5 और x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू -3। ठीक है बेटा। अब यहां पे a नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे a? क्योंकि a हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो बच्चे। अब ए लिखोगे ना, ए लिखना चाहिए, मुझे भी लिखना चाहिए, लेकिन नहीं लिखूंगा भाई। क्यों नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन में ए गिवन है, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। जब ए मुझे चाहिए नहीं, अब ए क्वेश्चन में गिवन है तो मैं क्यों लिखूंगा भाई, मैं डायरेक्ट एक्स और बी लिख दूंगा बस। तो मैं लिख सकता हूं हेयर जो x होगा वो तो होगा x y z क्योंकि 3 वेरिएबल है, और जो b होगा बेटा वो आपका ये हो गया 11 -5 और -3। तो आपके पास x है, आपके पास b है, आपको a इनवर्स का यूज करना है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू a इनवर्स b। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास a इनवर्स आ चुका है, तो मैं x का फॉर्मूला लगा दूंगा, a इनवर्स इंटू b। तो a इनवर्स क्या आया था बेटा, a इनवर्स आपका आया था माइनस का 1/1 और साथ में ये वैल्यू लिख लो 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 13, और a इनवर्स की मल्टीप्लाई हमें b से करनी है। तो b की वैल्यू क्या थी बेटा 11 -5 और -3। चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है अब। चलिए जी अब प्रोडक्ट करते हैं बेटा आराम से। इक्वल टू -1/1 एज इट इज, आप चाहो तो डायरेक्ट -1 लिख दो, बार बार टाइम इसमें भी बचाओ। देखिए बेटा फर्स्ट की फर्स्ट से करोगे आपका 0 आ गया, सेकंड की सेकंड से करोगे प्लस का 5 आ जाएगा, और थर्ड की थर्ड से कर लो तो हाँ जी ये हो गया, थर्ड की थर्ड से कर लो तो माइनस का आपका 6 आ जाएगा, तो -6 लिख दिया बेटा। फर्स्ट रॉ खत्म, सेकंड रॉ फोकस करो। फर्स्ट की फर्स्ट से 22 आ जाएगा, सेकंड की सेकंड से प्लस का 45 आ गया, और थर्ड का थर्ड से कर लो तो -3 3 9 69 आ जाएगा बेटा। थर्ड पे फोकस करो, फर्स्ट की फर्स्ट से 11 आ गया, 11 आ गया, सेकंड की सेकंड से प्लस का 25 आ गया, और थर्ड की थर्ड से माइनस का 39 आ गया। क्लियर है बेटा। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स वाई जी। क्यों लिख सकता हूं एक्स वाई जी, क्योंकि एक्स इधर एक्स है ना, एलएचएस में क्या लिखा हुआ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है एक्स वाई जी, एक्स की वैल्यू एक्स वाई जी है, तो एक्स की जगह एक्स वाई जी लिख दूंगा। चलिए -1 एज इट इज छोड़ दो, अभी ये माइनस करोगे तो आपका -1 बचेगा। इन दोनों को ऐड करो, पहले इन दोनों को ऐड करो, देखो 7 और ये आ गया आपका 6, 67 में 69 घटाओगे -2 बचेगा, और ये जी आ गया 6 और ये आ गया 3, 36 में से 39 घटाओगे -3 आ गया। ठीक है बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 और 3, और मुझसे ज्यादा समझदार हो आप लोग तो कंपेयर कर ही लोगे। तो आ गया आपकी वैल्यू, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, और z की वैल्यू 3 आ गई। ये क्वेश्चन हमें एक सीख दे के जा रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मैं सीख दे रहा हूं, हर क्वेश्चन में कुछ नया होता है। ये सीख अगर आपने सीख ली तो आप भी टीचर बन गए ना। ये क्वेश्चन हमें क्या सिखाया जा रहा है, ये क्वेश्चन हमें सिखा के जा रहा है कि जो क्वेश्चन में पहले बोला जाए आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन अगर एक बच्चा कैसे सॉल्व करता है कि वो इक्वेशन लिख लेता है, फिर ए लिखता है, फिर वो करता है, तो वो गलत है। जी हाँ, आप कहोगे सर जी गलती क्या है, उसको 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यूजिंग ए इनवर्स। तो पहले ए इनवर्स निकालना भाई, निकाल के दिखाना पड़ेगा तुझे, चाहे मतलब अलग सेम ही हो, लेकिन जो कहा जा रहा है पहले आपको वो करना पड़ेगा। तो पहले ए इनवर्स फाइंड किया, उसका यूज कर लिया हमने एक्स वाई जेड फाइंड करने के लिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर हो गया। 16 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो मैं इसे मिटा रहा हूं, फिर 16 करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा। चलिए जी
तो कंप्यूटर महोदय सोए तो नहीं भाई साहब, रात के 3 बज चुके हैं। तो कंप्यूटर जी जरा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 ला दो बच्चों के लिए। आगे स्क्रीन पर बेटा देखो क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 4 किलो प्याज, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस। आप मार्केट में गए, आपने क्या करा, 4 किलो, पहले क्वेश्चन की सिचुएशन को समझो, ठीक है। 4 किलो आपने अनियन लिया, 3 किलो आपने व्हीट लिया और 2 किलो आपने राइस ले लिया। इन सब का कॉस्ट था 60 रुपए का। क्लियर है? पहला सिचुएशन ये कह रहा, रफली हम ये सब बातें लिख लेते हैं क्योंकि बार बार क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, इसलिए रफली लिख लिया जाता है, ठीक है। ये आपके लिए ये क्या था, अनियन था, ये आपके लिए व्हीट था और ये आपके लिए राइस था, ठीक है। और ये इसकी कॉस्ट हो गई। सेकंड, फुल स्टॉप के बाद देखो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन। अब 2 kg अनियन है, 4 kg व्हीट है और 6 kg राइस है। इन तीनों 2 kg अनियन है, 4 kg व्हीट है और 6 kg राइस है। मैं सिचुएशन को पहले लिख लेता हूं ताकि क्वेश्चन बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इन सब का जो कॉस्ट है बेटा वो 90 रुपए पड़ रहा है। फुल स्टॉप आ गया। नेक्स्ट सिचुएशन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 6 किलो अनियन है और 2 kg व्हीट है आपका, 2 kg व्हीट हो गया और 3 kg राइस है। इन सब का कॉस्ट 70 रुपए है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ इस। देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, मैट्रिक में सॉल्व करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि 3 इक्वेशन से बन गए, इसमें अनियन x मान लेंगे, व्हीट को y मान लेंगे और राइस को z मान लेंगे, इक्वेशन बन जाएगा और समझदार हो ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करोगे। 16 क्वेश्चन देखो बेटा। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन, 1 किलो प्याज की कीमत हमने मान लिया ₹X। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट, 1 किलो गेहूं की कीमत हमने y मान ली बेटा। और लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, और 1 किलो चावल की कीमत हमने z मान ली, ठीक है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सिचुएशन बनेगी। पहली सिचुएशन देखो आपके सामने, बच्चा बता सकता है क्या बनेगी पहली इक्वेशन, 4x प्लस 3y प्लस 2z, तीनों इक्वल टू में आएगा 60। सेकेंड सिचुएशन क्या बनेगी बेटा, 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90। और थर्ड क्या बनेगा बेटा आपका, 6x प्लस 2y और प्लस 3z इक्वल टू 70। क्लियर हो गया। चाहो तो इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर सकते हो आप, 2 से डिवाइड कर दोगे, ये देखो 2 सब में आ रहा है ना, तो 2 से डिवाइड करके इसको छोटा भी कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, बट यहां भी छोड़ दोगे तो कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी ये आपके 3 इक्वेशन हो गए। अब इसे मैट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे अब तक सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन आपके सामने है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे बेटा, सबसे पहले हम लिखते थे वी हैव, क्या फॉर्मूला था, ax इक्वल टू b। तो a ढूंढ लो पहले। ये आपके पास 4 2 6 है, 4 2 6 है, 3 4 2 3 4 2 2 6 3 2 6 3। x जो हमें फाइंड करना है, x y और z, और b जो RHS में है तो RHS ढूंढ लो। RHS क्या है, 60 90 70, 60 90 70। अब डिटरमिनेंट फाइंड करते थे, तो चलिए डिटरमिनेंट की तरफ चलते हैं। 4 ऐसी रहेगा, कॉलम एंड रो हटा दो, यह आ जाएगा 12 माइनस का 12, बीच का साइन चेंज, कॉलम एंड रो हटा दोगे, यह आ जाएगा 6 माइनस का 36 और प्लस का 2, कॉलम एंड रो हटा दो, 2 2 जा 4 माइनस का 24। तो 12 में से 12 गया 0, 0 की इससे करोगे तो 0 आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस करो, माइनस का 30 बच गया, प्लस का 2, 4 में से 24 गया, माइनस का 20 बचेगा आपका, -3 की -30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 की 20 से मल्टीप्लाई करो 40 हो गया, ये आ गया 50, नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं आया। और इस टाइप क्वेश्चन वैसे भी 0 कभी आता नहीं है, क्योंकि XYZ जो होता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में वो एग्जैक्ट कोई 0 के फॉर्म में ही आता है, अधिकतर देखा गया है। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, नॉन सिंगुलर। 50 आ गया, याद रखना, ठीक है बेटा। तो नॉन सिंगुलर आ गया तो A इनवर्स फाइंड हो सकता है। अब A इनवर्स की ओर चलते हैं, तो A इनवर्स के लिए पहले हमें कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। तो 3 के तो कोफैक्टर है ही हमारे पास, बाकी क्योंकि कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा, तो A11 A12 A13
2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। चलिए, हाँ जी भाई साहब, तो 3 तो कोफैक्टर ऑलरेडी है, तो क्यों टाइम वेस्ट करो। ठीक है, ये तो 0 आया था, देखो पहला 0 आया था, सेकंड -30 आया था, तो इसे आप +30 कर लो। साइन चेंज होंगे ना, इन 4 के साइन चेंज होंगे, बार बार बोल रहा हूं, आप पहले लिख लिया करो। -20 आया था, तो -20, जहां टाइम बचे बचा लो। 3 के कोफैक्टर पता थे, तो 3 कोफैक्टर तो आपने एच डी लिख लिया। चलिए बाकी कोफैक्टर फाइंड करते हैं। 2 के लिए फाइंड करो, रो एंड कॉलम जैसे आप हटाओगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 9 माइनस का 4, तो 5 बचेगा, तो -5 साइन चेंज हो गया। 4 के लिए 4 12 -12, तो ये आपके लिए 0 आ गया। इसके लिए रॉ एंड कॉलम हटा दो, तो 8 माइनस का 18, तो -10, तो -10 हो जाएगा 10, क्योंकि साइन चेंज हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसके लिए रॉ एंड कॉलम हटा दो, 18 -8, तो 10 बचेगा, ये 10 आ गया। चलिए जी, रॉ एंड कॉलम हटा दो, तो आपका 24 माइनस का 4, तो आपका 20 बचेगा, तो -20, साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। लास्ट, रॉ एंड कॉलम हटा दो, कॉलम एंड रॉ हटाओ, तो 16 -6, तो 10 आ गया। ठीक है बेटा, तो आपके पास कोफैक्टर आ चुके हैं। अब कोफैक्टर से जल्दी से एडजॉइंट कन्वर्ट कर लो। आप सब जानते हो कोफैक्टर से एडजॉइंट करना, हम रॉ को कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। रॉ को कॉलम के फॉर्म में लिख लो। तो पहला रॉ क्या है, 0 30 -20। सेकेंड रॉ क्या है, -5 0 और 10। एंड थर्ड रॉ क्या है, 10 -20 और 10। एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला यूज करोगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए आया था 50, ये रहा 50, देखो डिटर्मिनेंट ए 50 आया था, तो डिटर्मिनेंट ए की जगह आपने 50 लिख दिया, डिटर्मिनेंट ए 50 आ गया बेटा। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या है बच्चों, 0 -5 और 10, 30 0 -20 -20 10 और ये भी 10। ठीक है, तो आपके पास ए इनवर्स आ चुका है। अब ए इनवर्स का यूज करेंगे हम XYZ फॉर्म करने के लिए। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, बी की जरूरत पड़ेगी। चलिए थोड़ा बहुत दिख रहा है मुझे। चलिए तो बेटा फॉर्मूला क्या था, x का a इनवर्स की मल्टीप्लाई b से होगी, तो 1/50। पहले a इनवर्स की वैल्यू लिख लो। a इनवर्स क्या था आपके पास, 0 -5 और 10, 30 0 -20 -20 10 और 10, ये हो गया ए इनवर्स। और साथ में बी क्या है आपके पास, 60, ये 60 था आपका यहां पर, ये आपका 40 था और ये आपका 70 था, ये 40 था 90 था, सॉरी बेटा 90। ठीक है, हाँ चलिए अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन। 1/50, रॉ की मल्टीप्लाई कॉलम से करना है आपको, 0 की करोगे तो 0 आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करो 450 और मल्टीप्लाई करोगे 700 आ जाएगा। सेकेंड रो फोकस करो, 30 करो 1800 आ जाएगा। सेकेंड से करोगे प्लस का 0 आ जाएगा और थर्ड से करोगे माइनस का 1400 आ जाएगा। थर्ड रो फोकस करो, फर्स्ट करोगे माइनस का 1200 आ गया, सेकेंड करोगे प्लस का 900 आ गया और थर्ड करोगे प्लस का 700 आ जाएगा। चलिए जी, अब माइनस का 450 है और प्लस का 700, 700 में से 450 आप माइनस कर दोगे तो 250 बचेगा, है ना, 250 बचेगा ना भाई। 0 से 0 0, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2। 1800 में से 1400 घटाओ तो आपका 400 बचेगा। ऐसे ही देखो 900 और 700, ये हो गया 1600। 1600 में से 1200 घटाओगे तो 400, ये भी 400 ही बचेगा। क्लियर हो गया, ये भी 400 बच गया। अब 50 से डिवाइड करो सबको, यहां पे लिख लो XYZ, XYZ अपनी जगह पे एज इट इज है। 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, 5 5 जा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 8 जा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 8 जा। तो एज पर द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स x की वैल्यू आपकी 5 आ गई, y की वैल्यू आपकी 8 आ गया और z की वैल्यू आपका 8 आ गया। अब रुक जाना, यहां पर आंसर मत छोड़ देना, नहीं
ये तो एक्स वाई जी की वैल्यू है ना, आपसे कॉस्ट पूछ रहा था, तो उस स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में कि जिसको आपने एक्स वाई जेड माना था ना, उस फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा। तो आपने क्या लेट किया था, कॉस्ट ऑफ, पहले अनियन था तो कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन एक्स माना था और एक्स की वैल्यू 5 आया, तो 5 रुपए किलो प्याज, आजकल तो मिलता नहीं मार्केट में, फिर भी चलिए। अगला क्या था, अनियन के बाद आपका नेक्स्ट था आपका बेटा, अनियन के बाद था वीट, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट, ये तो ₹8 था, और कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, इसका कॉस्ट था ₹8। ठीक है बेटा, तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस फॉर्म में आप लास्ट में रिप्रेजेंट करना, यहां मत छोड़ देना, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है, कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट यहां पे आके बनेगा जिसे आपने लेट किया था, तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया 4.6, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूं। पूरे एक्सरसाइज में मेन क्या था कॉन्सेप्ट, जो स्टार्टिंग में आपने 10 मिनट पढ़े थे, अगर आप वो सीख लेते तो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। मैंने 1-2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था, आई होप आप करके मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 2 क्वेश्चन तो ये दिए थे 2x2 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 14, ये 3 क्वेश्चन आपको पूरे एक्सरसाइज में आपको होमवर्क के लिए दिया है। वो भी इसलिए दिया है क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, तो अगर मैं बार बार कराऊंगा तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इन 3 क्वेश्चन को आप करके मुझे कमेंट करके बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बात करेंगे मिसलेनियस, और आप जानते हो मिसलेनियस थोड़ा सा टफ होता है एक्सरसाइज से, और बहुत इंटरेस्टिंग है 4th चैप्टर का मिसलेनियस, तो जल्दी नोट करो, तैयार रहो, अब मिसलेनियस करेंगे और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नमस्ते सबको बेटा।